हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के हिस्ट्री का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन हाउ व्हेन एंड वेयर। सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि डेट्स का इम्पोर्टेंस क्या है। हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स? देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। एक टाइम था जब हिस्टोरियंस जो थे, जो इतिहासकार जिनको हम कहते हैं, जो हमारी हिस्ट्री लिखते हैं, वो बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे, वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थे किनसे? डेट्स से। देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर वर क्राउन्ड और बैटल वर फॉट। उस टाइम पे क्या होता था, लोगों के बीच में बहुत सारा डिबेट होती रहती। डिबेट का मतलब बहस, लोगों के बीच बहस होती रहती थी डेट्स के लिए। जैसे कि जैसे हिस्ट्री में आप ज़्यादातर क्या पढ़ोगे कि ये राजा इस सन में पैदा हुआ, इसने इतनी लड़ाई लड़ी, है ना, इसके इतने बच्चे थे, इसने इस यहाँ की रानी से शादी करी, फिर उसके बच्चों ने क्या करा, या फिर उस राजा को मार के कौन अगला राजा बना। ये सब आप पढ़ते हो, इन्हीं सब चीज़ों की डेट लिखी रहती है। इन कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विद डेट्स। तो हम क्या देखते हैं कि हिस्ट्री को हम डेट से रिलेट करने लग जाते हैं। ज़्यादातर लोगों को आपने कहते हुए भी सुना होगा, यू हैव heard people say I found history boring because it is all about memorizing dates। तो आपने लोगों को कहते हुए सुना भी होगा कि हिस्ट्री मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग इसलिए लगती है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ डेट ही डेट है कि कौन सा राजा कब पैदा हुआ, तो उससे मैं क्या करूँ, है ना। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता डेट से याद करना, तो इसलिए मैं हिस्ट्री मुझे बोरिंग लगती है। तो लेकिन क्या आप भी ऐसे मानते हो? क्या ये कंसेप्शन जो है, ये जो बात है, क्या आप भी ऐसे मानते हो या ये सही बात है? तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ऐसा आप मानना बंद कर दोगे कि हिस्ट्री का मतलब डेट ही आपके दिमाग में आता है, तो अब ये आना बंद कर देगा। हिस्ट्री इज़ सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम। हिस्ट्री किसके बारे में बात करती है? डेट्स के बारे में भी बात करती है। ऐसे नहीं डेट्स के बारे में बात नहीं करती, डेट्स के बारे में ही बात नहीं करती, डेट्स के बारे में भी बात करती है, ये कहने का मतलब है। हिस्ट्री क्या बताती है हमें? और चीज़, हिस्ट्री बताती है चेंज को, जो कि पीरियड ऑफ टाइम में हुआ है। क्या चेंज का मतलब है? आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन पास्ट एंड हाउ थिंग्स वर चेंज्ड। ये हिस्ट्री में टाइम के बारे में बताती है कि पास्ट में कैसी वो चीज़ें काम करती थी और प्रेजेंट में वो चीज़ें कैसे काम करती हैं, ये देखने के लिए। जैसे कि मान लो अभी आप ट्रांसपोर्ट के लिए क्या यूज़ करते हो, कार, बाईसाइकिल, साइकिल हो, तो ये सब चीज़ें आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हो या इधर उधर जाने के लिए यूज़ करते हो, है ना। लेकिन पास्ट में क्या ऐसी यूज़ होती थी? बैलगाड़ी, रेलगाड़ी ऐसे होती थी तब यूज़। तो आप क्या कर रहे हो, जो क्या ये चेंजेस आए, ये ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसपोर्टेशन में पास्ट से लेकर अभी तक प्रेजेंट तक क्या चेंजेस आए हैं, वो भी हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि हिस्ट्री में पहले लोग, जो ज़माने के लोग थे, जो पूर्वज थे, वो कैसे रहते थे और अब हम कितना इवॉल्व हो गए, ये चेंजेस को आप पढ़ोगे। As soon as we compare the past with the present, we refer to time we talk of before and after। तो इसका मतलब हम क्या पढ़ेंगे? हम पास्ट के साथ प्रेजेंट को कंपेयर करेंगे और इसका मतलब है बिफोर आफ्टर देखेंगे। बिफोर आफ्टर का मतलब आपको पता ही है, जैसे कि नहीं पता हो तो वो भी है कि बिफोर मतलब अभी से मतलब ये काम पहले कैसे होता था, बिफोर कैसे होता था और अब कैसे होता है, वैसी चीज़ हम देखेंगे। Living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us। हम दुनिया में रहते हैं और हम क्या नहीं करते, अपने आप से हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते। हिस्टोरिकल क्वेश्चन जैसे कि क्या नहीं पूछते हम, वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। हम क्या करते हैं, चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। एज इफ वॉट वी सी हाउ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वॉज इन हैबिट, but most of us have our moment of wonder when we are curious and we ask questions that are actually are historical। तो मीन्स कहने का मतलब क्या है, हम दुनिया में रहते हैं लेकिन हम अपने आप से हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते। हम क्या करते हैं, चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। फॉर ग्रांटेड लेते हैं, फॉर ग्रांटेड का मतलब ऐसे लेते हैं, जैसे कि मेरे सामने रखा है फ़ैन, तो मान लो फ़ैन, टेबल फ़ैन रखा है मेरे सामने। अब मैं सबसे पहले सोचूं कि सबसे पहला दुनिया में फ़ैन किसने बनाया होगा, है ना। ये मेरा हिस्टोरिकल क्वेश्चन है कि हिस्ट्री में सबसे पहले फ़ैन कब बना होगा और फ़ैन से पहले लोग कैसे हवा करते थे, ये हिस्टोरिकल क्वेश्चन है। ये टेबल अभी बनना स्टार्ट हुई, जब टेबल से पहले क्या था, ठीक है। व्हील बनना किसी ज़माने में स्टार्ट हुए होंगे, उससे व्हील से पहले क्या लोग यूज़ करते थे। तो ये मेरे हिस्टोरिकल क्वेश्चंस, ये सब हम नहीं पूछते अपने आप से। हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ऐसे ही लेते हैं कि हाँ चलो है तो है ही, एग्जिस्ट करती है तो हमें क्या लेना देना, हमें अपना
आगे का काम देखना है। लेकिन कभी ना कभी हमारे मूवमेंट तो आता है वंडर का, मीन्स कभी ना कभी तो हम आश्चर्य करते हैं, खाली बैठे होते हैं। जैसे मान लो आप ट्रेन में जा रहे हो, तो ट्रेन में जाते जाते आप सोचते हो कि ये ट्रेन इतनी बड़ी ट्रेन है और इतनी सारी ट्रेन है लोगों ने बनाई है, लेकिन ये ट्रेन से पहले क्या लोग यूज़ करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए? अभी तो ट्रेन यूज़ कर रहे हैं, इतने सारे लोग चढ़ जाते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहले क्या यूज़ करते होंगे? तो ये आपके में हिस्टोरिकल क्वेश्चन कभी ना कभी आप पूछते हो, ऐसे मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आता है। वॉचिंग समवन sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder when did people begin to drink tea or coffee। तो आपने जैसे मान लो आपने देखा होगा, जैसे कि ट्रेन का ही एग्जांपल है, तो ट्रेन के बाहर आपने देखा एक इंसान क्या है, चाय पी रहा है। तो चाय पी तो आपने सोचा कि ये इंसानों ने मतलब या लोगों ने सबसे पहले चाय कब पीना स्टार्ट किया होगा। ये हिस्टोरिकल क्वेश्चन पूछा आपने कि सबसे पहले चाय कब पीना स्टार्ट करा होगा। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ द ट्रेन यू मे आस्क योर सेल्फ व्हेन वर रेलवेज बिल्ट। आपने फिर दोबारा कुछ ना कुछ नई चीज़ें सोची कि जैसे ये रेलवे में आप ट्रैवल कर रहे हो, हम बात कर रहे थे रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं, तो रेलवे में आपने सोचा कि ये ट्रेन कब बनी होगी। हाउ डिड पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवेज। रेलवेज से पहले लोग कैसे ट्रैवल करा करते थे। ये सब हिस्टोरिकल क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछ रहे हो। Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspaper begins to print it। अब आप मान लो कोई न्यूज़पेपर पढ़ने लग गए, फिर न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते फिर हिस्टोरिकल क्वेश्चन आ गया आपके में कि न्यूज़पेपर से पहले लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती थी, पूरी दुनिया की या पूरे आसपास की जगहों की इन्फॉर्मेशन उनको कैसे मिला करती थी। तो ये सब आप सोच रहे हो बैठ के वहाँ पर। और ये सब चीज़ें क्यों डिस्कस कर रहे हैं वो भी हम आगे देखते हैं, क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये सब चीज़ें हिस्टोरिकल क्वेश्चन का। सबसे पहले हम देखते हैं इस फोटो को, एक इमेज को आप अच्छे से देखो। तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हो, यहाँ पर आपको इंडियंस दिख रहे होंगे जो कि ये ब्राह्मण्स हैं और ये ब्रिटिशर है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, फिगर हमें क्या दर्शाना चाह रही है? फिगर हमें दर्शा रही है ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्र टू ब्रिटानिया। ब्रिटानिया ब्रिटिश को हम रिलेट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। ब्रिटानिया मतलब ब्रिटिश ही, ठीक है। तो ब्राह्मण्स हैं ये सब, ब्राह्मण्स क्या दे रहे हैं अपने शास्त्र, ब्राह्मण्स क्या दे रहे हैं अपने ये शास्त्र दे रहे हैं, किसे दे रहे हैं? ब्रिटानिया को दे रहे हैं। लेकिन आप बोलोगे क्यों दे रहे हैं, देखते हैं आगे। फ्रंट स्पीच टू द फर्स्ट पेज प्रोड्यूस्ड बाय जेम्स रेनल 1782। तो ये जो इमेज है ये फ्रंट स्पीच थी। फ्रंट स्पीच का मतलब फ्रंट पेज था फर्स्ट मैप का, जो कि जेम्स रेनल ने बनाया था। दुनिया का फर्स्ट मैप नहीं, जेम्स रेनल ने मैप बनाया था। इसका फ्रंट पेज क्या था? ये था, फ्रंट पेज उसका ये था। अब उन्होंने अपना फ्रंट पेज ये क्यों रखा, अब देखते हैं। रेनल वॉज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप ऑफ हिंदुस्तान। रॉबर्ट क्लाइव ने, जो कि एक ब्रिटिशर ही था, तो उसने जेम्स रेनल से कहा कि मुझे हिंदुस्तान का मैप बना के दो। तो एंथुथियास्टिक सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश कॉन्केस्ट ऑफ इंडिया, तो मीन्स ब्रिटिशर ने इंडिया पे पूरा कॉन्कर कर लिया था, तो वो बहुत ज़्यादा खुश था इस बात से रेनल कि उसने इस चीज़ को एक ही सॉ प्रिपरेशन ऑफ मैप एज एसेंशियल टू द प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन। उसने इस मैप के बनाने के काम को एक डोमिनेंस का उसने ये विचार करा कि बहुत ज़्यादा मैं इसको और यूनिक तरीके से बना सकता हूँ और लोगों पे डोमिनेंस की भाव पैदा कर सकता हूँ, मीन्स लोगों के मन में भाव पैदा कर सकता हूँ अपनी हमारी ताकत का, हमारी डोमिनेंस का। द पिक्चर वर ट्राई टू सजेस्ट दैट इंडियंस विलिंगली गिव ओवर देयर एशियन टेक्स्ट टू ब्रिटानिया द सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर। तो ये मैप के ऊपर जो फ्रंट पेज था, जब भी लोग उसको देखें इसको ब्रिटिश पावर की ताकत का ध्यान आए। तो उसमें क्या दिखा रहे हैं, ब्राह्मण्स को दिखा रहे हैं कि वो शास्त्र क्या दे रहे हैं, शास्त्र ब्रिटानिया को दे रहे हैं, ब्रिटिशर्स को दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश पावर को दिखा रहा है। शास्त्र का मतलब ये जो ब्राह्मण्स हैं ये अपनी जो है ज़्यादातर पढ़ाई का ही काम करते थे उस टाइम पे, पढ़ने वढ़ने का, है ना। और ये उस टाइम पे क्या करते थे, ऊंची जाति थी, है ना, सम्माननीय लोग थे समाज के नज़र में। तो ये अपने जो शास्त्र हैं वो ब्रिटानिया को दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अपनी ये ब्रिटानिया से मानो कह रहे हो कि हमारी जो कल्चर है उसको बचा लो, हमारे कल्चर को बचा लो। तो ये डोमिनेंस का भाव लोगों के मन में पैदा हो, इसलिए उसने फ्रंट पेज जेम्स रेनल ने अपने मैप का ये बनाया। एज इफ आस्किंग हर टू बिकम द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर। तो जैसे कि वो कह रहे हो कि इंडियन कल्चर को, हमारा जो कल्चर है उसको बचा लो। ब्रिटानिया का मतलब वैसे जैसे हमारे यहाँ भारत माता होता है वैसे ब्रिटानिया, ब्रिटिशर्स में ब्रिटानिया होता है वैसे। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रिफर अस बैक टू नोशन ऑफ टाइम। और ये जो हिस्टोरिकल क्वेश्चन दोबारा आते हैं, जैसे ट्रेन, न्यूज़पेपर और चाय का आपने हिस्टोरिकल क्वेश्चन
हिस्टोरिकल क्वेश्चन अपने आप से पूछे। सो ये सभी हिस्टोरिकल क्वेश्चन हमें बैक नोशन ऑफ टाइम में ले जाते हैं। बैक ऑफ द टाइम हम सोचने लग जाते हैं कि हिस्ट्री में कैसे रहा होगा, हम पीछे की तरफ पास्ट में जाने लग जाते हैं अपने दिमाग में। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर ईयर और मंथ। लेकिन हमेशा टाइम प्रिसाइजली डेटेड नहीं होता। प्रिसाइजली डेटेड का मतलब होता है एग्जैक्ट डेट नहीं हम लिख सकते। जैसे मान लो अपनी बर्थडे की आप तो एग्जैक्ट डेट लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं इस दिन मैं पैदा हुआ इस साल को, और यहाँ तक कि आप टाइम भी बता सकते हो। लेकिन कोई पर्टिकुलर इवेंट होता है जिसको हम एक पर्टिकुलर टाइम नहीं दे सकते, एक स्पेसिफिक टाइम नहीं दे सकते कि यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन सी इवेंट है वो हम देखते हैं। सम टाइम इट इज़ actually incorrect to fix precise date to process that happen over a period of time। कभी कभार ऐसा गलत भी रहता है कि अगर हम किसी चीज़ को प्रिसाइज डेट दे दें, किसी को एक पर्टिकुलर डेट दे दें उस इवेंट को, जबकि वो इवेंट क्या हुआ है एक पीरियड ऑफ टाइम में हुआ है, वो बहुत ज़्यादा उसको समय लगा है, हम ये नहीं कह सकते इस टाइम से वो होना स्टार्ट हो गया था। जैसे कि मान लो आप जैसे कि ऐसे आगे एग्जाम्पल भी है, जैसे कि टी वाले का ही ले लेते हैं, हम अपना नहीं बनाते, ज़्यादा टाइम हो जाएगा ना। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगन ड्रिंकिंग टी ऑन वन फाइन डे। अब जैसे कि चाय का एग्जाम्पल है, लोगों ने चाय कब से पीना स्टार्ट करा, तो लोग हम इसकी एक पर्टिकुलर डेट नहीं बता सकते इस इवेंट की कि लोगों ने इस डेट से इस टाइम से सब लोगों ने चाय पीना स्टार्ट करा। ऐसा नहीं कि इंडिया के लोग एक दिन जाके और सब लोग जाके चाय पीने लगे, नहीं नहीं नहीं। जब चाय आए तो सबसे पहले एक पर्टिकुलर एरिया में आई होगी या फिर कुछ शहरों में आई होगी, वहाँ पर लोगों ने उसको चाय पीना स्टार्ट करा। धीरे धीरे 5-6 दिन पिया, फिर नहीं पिया, फिर पीते पीते उनके लोगों के मुंह में टेस्ट जमने लगा चाय का। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके कुछ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, स्ट्रेच ऑफ टाइम में लोगों के ज़माने में उसका चाय का टेस्ट डेवलप हुआ। तो हम इसका एक पर्टिकुलर पीरियड में ये काम हुआ है, हम इसकी एक स्पेसिफिक डेट नहीं दे सकते। दे डेवलप अ टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर a process such as this, ये बता दी मैंने। Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established। ऐसे ही हम सिमिलरली हम ऐसे नहीं बता सकते कि ब्रिटिशर्स का रूल इस डेट से स्टार्ट हो गया, है ना। अगर आप गूगल पे सर्च भी करोगे ब्रिटिशर्स का रूल कब इस्टेब्लिश हुआ था, तब भी वो एक ईयर दे देगा, डेट दे देगा, लेकिन वो ईयर या डेट हमें फिक्स नहीं बताती कि यहाँ से ब्रिटिशर्स का रूल चालू हो गया था। वो डेट हमें बताती है कि यहाँ से हमें वो चेंजेस या उनके रूल्स हमें हम के गुलाम हो चुके हैं, वो विजिबल होने लगे थे हमें, तो हम वो वाली डेट देते हैं। वरना ब्रिटिशर्स तो पिछले 100 साल से वो ट्राई ही कर रहे थे इंडिया में, मीन्स जो डेट दे रखी है उससे पहले भी ब्रिटिशर्स तो 100 साल से वो ट्राई ही कर रहे थे, बार बार आक्रमण कर रहे थे, कुछ एरिया को घेर रहे थे, फिर कर रहे थे। तो ये सब ब्रिटिशर्स एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से तैयारी कर रहे थे ब्रिटिश को कॉन्कर करने की, ना कि एक स्पेसिफिक दिन में उन्होंने अटैक करके जीत लिया, वैसे नहीं। और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, और ऐसे नहीं जैसे ब्रिटिशर ने कॉन्कर करा तो वैसे ही तुरंत नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो गया, नहीं। कुछ लोगों का ग्रुप बना होगा, लोगों ने अटैक करा लेकिन हार गए, कुछ लोगों ने ग्रुप बनाया, फिर ग्रुप टूट गया, कुछ लोगों ने और ट्राई करा, कुछ लोग हट गए उस ग्रुप से, कुछ लोग कहीं मिल गए, फिर जो ग्रुप हुआ सक्सेसफुल वो उसका नाम हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों नेशनल मूवमेंट एक ही दिन में स्टार्ट हुआ, या नेशनल मूवमेंट इस दिन से लोगों ने ग्रुप बनाया, इस ग्रुप ने और ये जीत गया, ऐसे नहीं था। लोग बहुत सालों से ट्राई कर रहे थे, तब जाके हमें आज़ादी मिली। और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, और ऐसे नहीं कि चेंजेस तुरंत के तुरंत हो गए कि लोग एक बार में ही डेवलप हो गए, है ना। मतलब अगर इसके एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दें तो जैसे नहीं, ऐसे नहीं कि इंसान आदि मानव से तुरंत के तुरंत मॉडर्न बन गया, कपड़े वपड़े सब सिलना सीख गया, खेती करना सीख गया, नहीं, उसको भी थोड़ा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगा। अब ये नहीं कह सकते कि इस दिन से इसने खेती करना स्टार्ट कर दिया था, ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं। इस दिन से कपड़े उन्होंने स्टाइलिश बुनने स्टार्ट कर दिए थे, ऐसे भी नहीं बोल सकते। तो ये चीज़ें, ऑल दीज थिंग्स हैपन ओवर ए स्ट्रेच ऑफ टाइम, सभी की सभी ये चीज़ें जो हैं ये सब एक लंबे समय में होती हैं। We cannot only refer to a span of time and approximate period over which particular changes become visible। हम इसको एक पर्टिकुलर टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो चीज़ है हमें पर्टिकुलर टाइम उस चीज़ को देते हैं जब उसके हमें विजिबल होने लग जाते हैं चेंजेस, जबकि वो उस दिन से स्टार्ट नहीं हुई थी वो चीज़, वो स्टार्ट बहुत पहले ही हो चुकी थी, उसके हमें परिणाम जो हैं तब विजिबल बाद में हुए। Why then do we continue to associate history with a string of dates? तो हम किसी चीज़ की पर्टिकुलर डेट, किसी इवेंट की पर्टिकुलर डेट नहीं दे सकते, लेकिन हम फिर डेट से इतना लगाव क्यों रखते हैं, मीन्स हम डेट्स का यूज़ क्यों करते हैं हिस्ट्री में। डेट हटाई दो पूरी,
अब यहाँ पर डेट्स का इंपॉर्टेंस आएगा। अब दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न, इसका भी एक रीज़न है कि डेट्स हम यूज़ क्यों करते हैं हिस्ट्री में। देयर वॉज अ टाइम वन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल एंड बिग इवेंट्स। एक टाइम था जब हिस्ट्री जो थी बैटल्स का या बिग इवेंट्स का अकाउंट था। मीन्स जो पॉलिटिकल रूलर है वहाँ का फिर जो रूलर है उस जगह का, उस टाइम तो रूलर ही हुआ करते थे, राजा महाराजा, जो भी राजा है तो वो उसकी क्या क्या पॉलिसीज़ थी वो नोट डाउन करी जाती थी। कौन सा उसने पॉलिसीज़ कौन से सन में लगाई तो वो नोट डाउन करी, उसकी तो स्पेसिफिक डेट दे सकते हैं। हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वॉज क्राउंड। हिस्टोरिकल ये हिस्टोरियंस लिखते थे कि ये राजा इस दिन उसने ताज पहना, इस ईयर में उसकी मैरिज हुई, इस ईयर में उसके बच्चे हुए, इस ईयर में उसने ये पर्टिकुलर वॉर लड़ी और इस ईयर में वो मरा, और नेक्स्ट राजा कौन सक्सीड हुआ थ्रोन पे वो लिखते थे हिस्टोरियंस। तो इस चीज़ की तो आप पर्टिकुलर डेट दे सकते हो। तो हिस्ट्री पहले अकाउंट था बैटल्स का, जिसके हम पर्टिकुलर इवेंट्स जो हैं ये राजा महाराजाओं के वो दे सकते हैं, इसलिए हम डेट्स का भी यूज़ हिस्ट्री में करते हैं। फॉर इवेंट्स सच एज दीज स्पेसिफिक डेट कैन बी डिटरमाइन। ऐसे स्पेसिफिक केसेस के लिए तो डिटरमाइन कर सकते हैं हम डेट्स। एंड इन हिस्ट्रीज सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए डेट्स का इम्पोर्टेंस जो है वो भी ज़्यादा बढ़ने लगा। मीन्स डेट्स भी इम्पॉर्टेंट है, इस बीच में भी डिबेट लोगों के बीच होने लगी कि डेट भी इम्पॉर्टेंट है। और एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 ईयर, जैसे कि आप हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में देख चुके हो पास्ट 2 साल की, मीन 6th-7th में आपने हिस्ट्री बुक्स देखी होगी। हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट अ होस्ट ऑफ अदर इशू। अब आपने पास्ट 2 साल की जब हिस्ट्री बुक्स देखी होंगी उसमें कुछ अलग चीज़ों के बारे में, किस अलग इश्यूज़ के बारे में आपकी बुक्स में लिखा है और अदर क्वेश्चंस का आंसर उसमें दिया गया है। मीन्स दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लिवलीहुड। उन बुक्स में आपने पढ़ा होगा 6th-7th की बुक में कि लोग पहले कैसे रहा करते थे, वो कैसे अपनी जीवन यापन करते थे, कैसे रहा करते थे, कैसे कमाते थे अपनी लिवलीहुड, क्या खाते थे, क्या वो प्रोड्यूस करते थे, क्या उगाते थे, क्या वो खाते थे। एंड सिटीज़ डेवलप एंड मार्केट्स कम अप। कब हाउ सिटीज़ डेवलप, कैसे कैसे धीरे धीरे करते हुए सिटीज़ कैसे डेवलप हुए, लोग कैसे डेवलप हुए, मार्केट कैसे सेटअप हुए, कैसे किंगडम फॉर्म हुए, लोग कैसे राजा महाराजा वाला कॉन्सेप्ट आया, न्यू आइडियाज़ कैसे स्प्रेड हुए, हाउ कल्चर एंड सोसाइटी चेंजेस, कैसे कल्चर और सोसाइटी चेंज हुई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं। फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड लिप्टन टीज़। अब देखो ये एडवर्टीज़मेंट है, उस टाइम का एडवर्टीज़मेंट। अभी तो आपने देखा होगा बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट देखे होंगे टीवी में, लेकिन आप लिप्टन टीज़ का आप एडवर्टीज़मेंट दे सकते हो जो कि ये कब सन का है, 1922 का है। ऐसे ऐड करते थे, तब तो वो पेपर में करेंगे, छाप दे देते हर जगह दीवारों पे वैसे। तो लिप्टन टी का है ये। तो ये एडवर्टीज़मेंट कैसे, ऐसे ही कि अभी से हमारे दिमाग में एडवर्टीज़मेंट वाले अपना असर बना के रखे हुए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई फिल्म स्टार है वो सिगरेट पीते हुए चल रहा है तो कितना स्टाइलिश लग रहा है, तो लोग भी यहाँ पर सिगरेट पीते हुए चलेंगे और गाड़ी से निकलेंगे और मज़े करेंगे और स्टाइलिश लगेंगे, है ना। तो ये चीज़ एडवर्टीज़मेंट या मूवीज़ ने हमारे दिमाग में भरी हैं, है ना। तो वैसे ही पहले टाइम से ही, ऐसे नहीं अभी से स्टार्ट हुआ, मॉडर्न लोग अभी से कर रहे हैं, नहीं, चीज़ों को बहुत टाइम से ही स्टार्ट हो जाती हैं, असर अभी हमें दिख रहा है। उस टाइम पे भी ये चीज़ थी, एडवर्टीज़मेंट्स हेल्प क्रिएटिंग टेस्ट। एडवर्टीज़मेंट हेल्प्स इन क्रिएटिंग टेस्ट का मतलब है चाय का टेस्ट। इंडियंस को तो चाय क्यों पसंद है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने चाय का टेस्ट लोगों के मुंह पे बनाया है, डेवलप किया है। कैसे किया है वो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। इससे आपको अब नॉलेज बढ़ेगी इस पैराग्राफ से कि कैसे एडवर्टीज़मेंट हमें बेवकूफ़ बनाती हैं, हमें नहीं, सॉरी आपको। Old advertisement help us understand how markets for new products were created and new tastes were popularized. Old advertisement हमें समझने के लिए मदद करेंगे कैसे मार्केट में ये चाय जो है ये कैसे अपनी जगह बनाई इसने और कैसे ये इसका टेस्ट पॉपुलराइज हुआ लोगों के बीच। This 1922 advertisement for Lipton tea suggests that the royalty all over the world is associated with this tea. तो यहाँ पर क्या करें उन्होंने, कैसे एडवर्टीज़मेंट पॉपुलराइज हुआ, ये टेस्ट कैसे लोगों के मुंह में आया। तो 1922 का ये एडवर्टीज़मेंट है लिप्टन टी का, तो ये रॉयल्टी से दर्शा रहा है कि मीन्स ये लिप्टन टी जो पिएगा वो दुनिया का सबसे ज़्यादा रॉयल इंसान माना जाएगा। रॉयल इंसान कैसे मान रहा है, ये एडवर्टीज़मेंट देख के आपको कैसे पता चल रहा है। जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, आपको आउटर वॉल ऑफ द इंडियन पैलेस, पीछे आपको देख सकते हो एक इंडियन पैलेस दिख रहा होगा। और फोरग्राउंड में अगर आप देखो, फोरग्राउंड का मतलब अगर आगे सामने देखो, जो आगे ही खड़ा है इंसान घोड़े पे,
बैठा है मतलब। तो फोरग्राउंड में अगर आप देखो, सीटेड ऑन हॉर्स बैक इन द थर्ड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन, प्रिंस ऑथर हु वॉज गिव द टाइटल डक ऑफ करेज, ड्यूक ऑफ करेज, नॉट डक, ड्यूक ऑफ करेज। तो यहाँ पर ये जो राजा जो बैठा है यहाँ पर, ये क्वीन विक्टोरिया का तीसरा बेटा है, आर्थर, जिसको हम ड्यूक ऑफ करेज भी कहते हैं। ऐसा मतलब टाइटल इनको दे दिया है, कुछ इन्होंने वॉर करी होगी तो जीता होगा ये टाइटल तब। तो ये चीज़ इनको टाइटल मिला है। तो ये कैसे चाय को दर्शा रहे हैं रॉयल्टी से, कि एक राजा ये जो चाय पिएगा वो ऐसे राजा बन जाएगा। घोड़े पे बैठना मतलब लग्जरी, घोड़ा पे बैठने का मतलब क्या होता है, लग्जरी होता है। तो ये जो घोड़े पे जो इंसान ऐसे, आप भी ऐसे ही पर्सनैलिटी आपकी बन जाएगी और आपका भी ऐसे पीछे महल होगा और ठाट बाट होंगे और ऐसे घोड़े पे बैठ के आप स्टाइलिश करोगे और लोगों को हुक्म दोगे। तो वैसे करके लोगों को क्या कर दिया, लोगों के दिमाग में साइकोलॉजी बिठा दी कि इस चाय को पीने से मैं भी राजा हूँ जैसे मेरे बर्ताव हो जाएंगे। तो कुछ कम दिमाग वाले लोग ऐसा करते भी हैं, और अगर आप भी चाय पीते हो तो आप भी उन्हीं की उसमें कैटेगरी में आ रहे हो। विच डेट्स, कौन सी डेट्स मीन्स कौन सी डेट इम्पॉर्टेंट हैं, वैसे हम बात करेंगे। By what criteria do we choose a set of dates as important? हम कौन से क्राइटेरिया से किसी पर्टिकुलर डेट को इम्पॉर्टेंट मानते हैं। कौन से क्राइटेरिया से मतलब, जैसे कि मान लो मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट डेट क्या होगी, मान लो मेरे लिए इंपॉर्टेंट डेट मेरी बर्थडे वाला दिन होगा, है ना। मेरे बर्थडे वाला दिन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए आपके बर्थडे वाला दिन इम्पॉर्टेंट है। मान लो कि आपके बर्थडे वाले दिन क्या है, उस दिन मेरे लिए कोई खास गया ना हो, जो भी आपका बर्थडे हो, जिस भी दिन आता हो, कोई से भी सन में आता हो, मान लो उस दिन मुझे याद भी ना हो मैं उस दिन क्या कर रहा था, मैं ऐसी नॉर्मल जो मेरी ज़िंदगी जा रही है उसी में मैं खेल कूद रहा हूँगा, मुझे वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है वो इवेंट, या फिर वो दिन मेरे दिन इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपके लिए वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका उस दिन बर्थडे आता है, आप सेलिब्रेट करते हो। सो वही हम आगे पढ़ने वाला हैं। द डेट्स वी सेलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज अवर स्टोरी ऑफ पास्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन। जो डेट्स हम सेलेक्ट करते हैं, जो डेट्स के अराउंड हमारी स्टोरी घूमती है, हमारी अराउंड मीन्स हिस्टोरिकल्स जो हिस्टोरियंस जो स्टोरी लिखते हैं वो जो डेट्स लिखते हैं उसके अराउंड जो उनकी स्टोरी घूमती है वो अपने आप में ही ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट एज इम्पॉर्टेंट। वो वाइटल, वो इम्पॉर्टेंट, वो क्रूशल क्यों हो जाती हैं, वाइटल मतलब इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाती हैं, इसलिए हो जाती हैं क्योंकि हम उस चीज़ पे फोकस कर देते हैं, उस इवेंट को हम इम्पॉर्टेंट मानने लग जाते हैं, इसलिए हमारे लिए वो डेट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। If our focus of study changes, if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant. अगर हम अपना फोकस चेंज कर दें, किसी दूसरी जगह लगा दें, तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए नए इश्यूज़ पे अगर हम स्टडी करने लग जाएं, नए इश्यूज़ की तरफ से हम देखें तो हमारे लिए नए डेट्स जो हैं वो उभर के आएंगे, वो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए सिग्निफिकेंस हो जाएंगी। कंसीडर एन एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के साथ ऊपर जो चीज़ लिखी है इसी को हम समझते हैं, तब आप रिलेट कर पाओगे। और In the histories written by British historians in India, the ruler of each governor general was important. जो हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री जो लिखी है ब्रिटिशर साइड के जो थे, ब्रिटिशर्स हिस्टोरियंस जो थे जिन्होंने इंडियन की हिस्ट्री लिखी है, अगर आप उनकी हिस्ट्री को बुक खोल के देखोगे ना तो उसमें ज़्यादातर उन्होंने किसके बारे में लिखा है, उन्होंने गवर्नर जनरल्स के बारे में लिखा है, क्योंकि वही उसको इम्पॉर्टेंट मानते थे। गवर्नर जनरल जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि उनके वो गवर्नर जनरल बहुत ज़्यादा बड़ी पोस्ट हुआ करती थी ब्रिटिशर्स की नज़र में, क्योंकि वो एक स्टेट को, पूरे स्टेट को संभालते हैं। These historians begin with the rule of the first governor general. ये हिस्टोरियंस अपनी जो हिस्ट्री है वो शुरू करते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल से, जो कि वॉरेन हेस्टिंग थे, और एंड करते हैं अपनी हिस्ट्री को लास्ट वॉइसरॉय से, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है। इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर हेस्टिंग, विल्सले, बैंटिक, इन सब के बारे में। मीन्स वॉरेन हेस्टिंग तो सबसे पहले थे गवर्नर जनरल, और लास्ट वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है। तो इन सब के बीच में भी तो कोई ना कोई रहा होगा गवर्नर जनरल, तो उन सब के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, इन्हीं चैप्टर्स में आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप ध्यान से देखो
तो यहाँ पर ये लोगों ने क्या है, इन सब की डीड्स के बारे में, डीड्स का मतलब होता है एन एक्शन दैट इज परफॉर्म इंटेंशनली और क्यूरियोसिटीली। तो मीन्स डीड्स का मतलब इन सब के बारे में हम वैसे जो भी इन्होंने काम करे हैं उन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो लेकिन आप देखो और भी बहुत सारे नाम है, एंड करता है ये इरविन पे, ठीक है, इन सब के बारे में आप पढ़ोगे। इट वॉज अ सीमिंगली नेवर एंडिंग succession of governor general and viceroy. All the dates in the history book are linked to these personalities, to their activities, policies and achievement. अगर आप उनकी बुक्स देखोगे ब्रिटिशर्स हिस्टोरियंस की, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल्स के बारे में लिखा है, सभी गवर्नर जनरल्स का रोल इन्होंने लिखा है। जितने भी अभी तक हमने जितने नाम देखे ना ऊपर, सब के बारे में, रिपन हुआ, इरविन हुआ, ठीक है, और भी सब जो है, इन सब के ही अचीवमेंट्स, इन सब की पर्सनैलिटी कैसी थी, कैसे इनका व्यवहार था, कैसे ये बात करते थे, मीन्स कैसे ये बोलने का ढंग इनका कैसा था, कैसी पर्सनैलिटी थी इनकी, मीन्स क्या क्या अचीवमेंट इन्होंने करी, क्या क्या पॉलिसीज़ इन्होंने लगाई, क्या क्या एक्टिविटीज़ ये करते थे। तो यही सब इन सब की हिस्ट्री में देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि इनके लिए जो गवर्नर जनरल था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते था, इसलिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल्स के बारे में ही लिखा। It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know. जैसे कि मानो कि गवर्नर जनरल्स की लाइफ के अलावा हमें कुछ और जानने की ज़रूरत ही नहीं है हिस्ट्री से, ऐसे था। The chronology of their lives marked the different chapter of history book of British India. इन सब के बारे में हम क्या अलग अलग चैप्टर्स में आगे पढ़ेंगे द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वैसे एक बुक है जो कि लिखी गई थी, तो ये हम वैसे इस वाले पैराग्राफ में देखेंगे किसने लिखी थी ये सब। तो द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के बारे में हम इसमें क्या पढ़ते हैं, ये बुक में हम पढ़ते हैं सभी गवर्नर जनरल्स के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। तो लेकिन आपने इस पर ध्यान दिया, आपने देखा कि ब्रिटिशर्स हिस्टोरियंस जो थे उनके लिए गवर्नर जनरल का रोल इम्पॉर्टेंट था। उसने कौन से सन में पैदा हुए, कौन से सन में उसने पैदा हुए का मतलब कौन से सन में वो गवर्नर जनरल बने, और कौन से सन में उन्होंने कौन सी पॉलिसी लगाई, ये सब उनके लिए डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन मान लो कोई इंडियन हिस्टोरियन होता तो इंडियन हिस्टोरियन ये नहीं लिखेगा। इंडियन हिस्टोरियंस के लिए वो डेट इंपॉर्टेंट होंगी जब उनके ऊपर ये पॉलिसीज़ लगी तो उनका क्या रिएक्शन था, उनके लिए क्या प्रतिक्रिया थी, उन पर क्या अत्याचार हुए थे, ये सब चीज़ें इंडियन हिस्टोरियन लिखेंगे और वो उनके लिए कुछ अलग सेट ऑफ डेट इंपॉर्टेंट होगी। तो देख सकते हो आप लोगों के देखने का नज़रिया है, किस चीज़ को आप इम्पोर्टेंट मानना चाहते हो और किस चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं मानना चाहते। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन डिफरेंट वे? क्या हम इस हिस्ट्री को डिफरेंट वे से नहीं देख सकते? हाउ डू वी focus on the activities of different group of classes in Indian society within the format of this history of Governor General? क्या हम इंडियन सोसाइटी की जो डिफरेंट क्लासेस थी उनकी जो क्या क्या उन पे जो एक्टिविटीज़, या फिर हम इंडियन सोसाइटी पे फोकस नहीं कर सकते इन गवर्नर जनरल्स को अगर हटा के, अगर हम इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ और डेट्स उभर के आएंगी। When we write history or a story we divide it into chapters. अब यहाँ पर अलग ही पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। हम हिस्ट्री जब लिखते हैं या फिर कोई स्टोरी लिखते हैं हम उसको अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। वाई डू वी डू दिस? हम चैप्टर्स में क्यों डिवाइड करते हैं? अब मान लो चैप्टर में मत करो, बस लिखो, चैप्टर का नाम भी मत लिखो, बस पहले से स्टार्ट करो, लाइन वैसे लिखते जाओ सब, ऐसा क्या है? लेकिन हम चैप्टर में से डिवाइड क्यों करते हैं? इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोरियंस, क्योंकि हमारे चैप्टर्स का अलग मीनिंग है जो कि आगे वाले चैप्टर से रिलेटेड रहता है। हर एक चैप्टर का एक अलग इम्पॉर्टेंस है, हर एक चैप्टर हमें अलग चीज़ें बताता है। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड, क्योंकि ये जो अगर हम चैप्टर्स में पढ़ते हैं इस स्टोरीज़ को तो वो अलग वे से हमें उन चीज़ों को समझाने की या महसूस कराने की कोशिश करता है वो चैप्टर। In the process, we focus only on those events that help us to give shape to the story we are telling. और ये ढंग हमें स्टोरी को एक अच्छा तरीके का शेप देने के लिए काम आता है, एक फॉर्मेट, एक पैटर्न देता है जिसमें हम स्टोरी पढ़ते हैं। In the histories that revolves around the lives of British Governor Generals, the activities of Indians simply do not fit. तो ये जो हिस्ट्री लिखी गई है, जो अभी हमने ऊपर लिखी, जो सब ब्रिटिशर्स गवर्नर जनरल्स के बारे में, तो इंडियंस यहाँ पर फिट नहीं हो रहे हैं। वी हैव नो स्पेस, मीन्स इंडियंस के पास यहाँ पर इनकी स्टोरी में स्पेस ही नहीं है, मानो ये इंपॉर्टेंट ही ना हो, एग्जिस्ट ही ना करते हो।
वॉट व्हेन डू वी डू, तो अब हम क्या करें, क्लियरली साफ है कि हमें एक अनदर फॉर्मेट चाहिए अपनी हिस्ट्री का। अब हमें हिस्ट्री अब कुछ और ढंग से लिखनी पड़ेगी। दिस वुड मीन्स दैट द ओल्ड डेट विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दैट अर्लियर हैड। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम अलग ढंग से हिस्ट्री लिखेंगे। मीन्स जो ओल्ड डेट्स हैं अब उनका कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंस, ज़्यादा रोल नहीं बचेगा। कुछ और अ न्यू सेट ऑफ डेट्स क्या होंगी, बिकम विजिबल होंगी और इम्पॉर्टेंट होंगी हमारे लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बगल में जो फोटो दे रखी है ये वॉरेन हेस्टिंग की है, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे 1773 में। 1773 में सबसे पहले गवर्नर जनरल ये थे, ठीक है। जैसे कि वाइल हिस्ट्री बुक नरेट द डीड्स ऑफ गवर्नर जनरल बायोग्राफी ग्लोरीफाई दैम एज पर्सन एंड पेंटिंग प्रोजेक्ट्स दैम एज पावरफुल फिगर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे कि आप हिस्ट्री बुक पढ़ोगे तो उसमें डीड्स जो हैं गवर्नर जनरल्स की वही लिखी गई हैं, उनकी बढ़ा चढ़ा के जो बढ़ा डीड्स का मतलब जो उन्होंने काम करे या जो उनको बढ़ा चढ़ा के जो उनकी चीज़ें हैं वो लिखी गई हैं। और जो ये लोगों की एक्टिविटीज़ थी, जो ये प्लान करते, जो रूल लगाते थे, ये सब चीज़ें लिखा गया है, मानो उनकी ज़िंदगी के अलावा कुछ बाहर चीज़ हुई ना। इन सब की बायोग्राफीज़ लिखी गई हैं। देखो, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी दोनों अलग होते हैं। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जिस इंसान ने जो काम करा है उसी ने अपनी बायोग्राफी लिखी, वो होती है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी होती है कि किसी दूसरे इंसान ने किसी दूसरे फेमस पर्सनैलिटी की बायोग्राफी लिखी। तो यहाँ पर बायोग्राफी लिखी है तो मीन्स जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इनके बारे में लिखा है, इनको ऐसे ग्लोरीफाई करा है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनको एक पावरफुल फिगर की तरह इन्होंने दिखाया है, ठीक है। जैसे कि पेंटिंग में भी आप देख सकते हो ये कितने आपको लग रहे होंगे कि क्या पावरफुल फिगर है, ठीक है, क्या दमदार आदमी है। दमदार फिगर तो होगी, सिंपल सी बात है कि गवर्नर जनरल हैं किसी जगह के, तो ऐसे तो बन नहीं गए होंगे, तो पावरफुल फिगर तो है, लेकिन इतनी भी नहीं कि जितनी ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं। हाउ डू वी पीरियडाइज। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हम कैसे पीरियडाइज करते हैं। मीन्स अभी हमने पढ़ा ना, किसी भी चीज़ को होने के लिए, चाय वाय का हमने एग्जांपल लिया था पीछे, कि किसी भी चीज़ को होने के लिए एक स्पेसिफिक इवेंट ऑफ टाइम का समय लगता है, किसी भी इवेंट को होने के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रेच ऑफ टाइम लगता है, उसी को हम पीरियड बोल रहे हैं। तो हम, लेकिन यहाँ पर जो पीरियडाइज है, ये पीरियडाइज उस स्ट्रेच ऑफ टाइम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये पीरियडाइज है जेम्स रेनल के हिसाब से। पीरियडाइज का मतलब होता है, जो आपने सुना होगा हिस्ट्री हमारी डिवाइड होती है एशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, वो वैसे पीरियड की बात कर रहा है, ठीक है। वो वैसे पीरियड की बात नहीं कर रहा जो चाय का एग्जांपल लिया था। अभी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम पीरियडाइज करते हैं अपनी हिस्ट्री को। इन 1817 जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड अ पॉलिटिकल फिलोसफर, पब्लिश अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क। जेम्स मिल जो हैं 1917 में, जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट हैं और एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़र हैं, इन्होंने एक 3 वॉल्यूम की किताब पब्लिश करी थी, जिसका नाम क्या रखा था, ऊपर हम पढ़ के आए हैं, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये उन्होंने इसका नाम लिखा है। सिंपल सी बात है, ये ब्रिटिशर साइड की ही हैं। इन दिस ही डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। इन्होंने क्या करा, इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड करा, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ये चीज़ है, ठीक है। तो ये पीरियड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इन्होंने कैसे पीरियडाइज करा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये पीरियड में। मीन्स पहले क्या थे, हिंदू राजा राज करते थे, उसके बाद मुस्लिम राजा राज करने आए, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए राज करने यहाँ पर। तो ऐसे पीरियड्स में इन्होंने डिवाइड करा है। दिस पीरियडाइजेशन कम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। ये पीरियडाइजेशन को भी लोगों ने बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, पहले हिंदू राजा थे तो हिंदू पीरियड, मुस्लिम राजा थे तो मुस्लिम पीरियड, ब्रिटिश राजा थे ब्रिटिश पीरियड। क्या आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपनी हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री को इन 3 भागों में बांट रहे हो? क्या आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपत्ति है? तो आप कमेंट करके अभी बता सकते हो, क्योंकि इसके आगे हम इसका आंसर सुनने वाले हैं। तो हाँ, इससे हमें प्रॉब्लम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपको क्या इससे प्रॉब्लम है। नहीं है कि हाँ हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि हिंदू जब राज करते तो ऐसा नहीं है कि कोई और जातियों का या और किसी कल्चर का सम्मान नहीं था। क्या वो एग्जिस्ट नहीं करते थे? करते थे। मुसलमान जब आए थे, ऐसा नहीं कि हिंदू लोग क्या एग्जिस्ट नहीं करते थे, या ब्रिटिशर्स या उस टाइम के जो जैन वैन थे क्या वो एग्जिस्ट नहीं करते थे? सब करते थे एग्जिस्ट। तो हम अगर अपनी हिस्ट्री को उस टाइम के राजा के जाति के हिसाब से बांटें तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। लोगों के साथ ये, या फिर हिस्ट्री के साथ ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम अपनी इंडियन हिस्ट्री के साथ हम अच्छा नहीं कर रहे हैं कि हम किसी अपनी देश की हिस्ट्री को किसी एक धर्म के हिसाब से बांट रहे हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ है, ये इसमें आप आंसर लिख सकते हो कि हमें अपने धर्म के हिसाब से किसी या फिर किसी राजा के धर्म के हिसाब से, जो भी उस टाइम का रूलर था उसके हिसाब से हम अपनी हिस्ट्री को नहीं बांट सकते। वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इंटू डिफरेंट पीरियड्स। अब क्वेश्चन आ रहा है कि हम अपने डिफरेंट पीरियड्स में हिस्ट्री को डिवाइड क्यों करते हैं। वी डू सो इन एन अटैम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम, कि हम उस टाइम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस टाइम की जो चीज़ें हैं, उस सब चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस, उसके क्या क्या उस टाइम के, उस पीरियड के क्या क्या फीचर्स थे वो देख पाएँ। सो द टर्म थ्रू विच वी पीरियडाइज दैट इज demarked the difference between periods become important. They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of changes from one period to the next. तो कहने का मतलब क्या है, इतिहास को हम अलग अलग जो पीरियड्स हैं उनमें क्यों बांटने की कोशिश करते हैं, इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों का, है ना, एक पीरियड था, उस चीज़ की खासियतों का, उसके केंद्र तत्वों का मीन्स क्या है, सेंट्रल फीचर्स जो हैं उस समय के जो सेंट्रल फीचर्स हैं उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं कि उसकी क्या खासियत है उस पीरियड में, क्या उसके सेंट्रल फीचर्स है, उस चीज़ को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि जिनके सहारे हम समय को बांट सकें। ये शब्द के बारे में हमारे विचार, उस समय के विचारों को बताता है, पास्ट के विचारों को बताता है, ठीक है। सो टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज, जिन टर्म्स से हम इनको पीरियडाइज करते हैं वो हमारे विचारों को बताते हैं कि उस टाइम के लोग कैसे विचार रखते थे। दे रिफ्लेक्ट अवर आइडियाज़, वो ये पास्ट में हमारे कैसे आइडिया थे। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ चेंजेस फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, वो हमें बताते हैं कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड में के बीच आए बदलावों का क्या महत्व था, ये भी हमें बताते हैं। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व। मिल वो जेम्स मिल है। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन दैन यूरोप। मिल ने जो अपनी मैसिव 3 बुक्स आपने अभी पढ़ा ना, भूल मत जाना, 3 वॉल्यूम की इन्होंने बुक पब्लिश करी थी, जो कि जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने उस बुक में क्या लिखा है, उन्होंने एक तो पहले डिवाइड करी इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिश, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और इन्होंने उसमें लिखा कि एशियन सोसाइटीज़ जो हैं, एशियन सोसाइटीज़ में हम ही इंडिया नहीं आता, एशियन सोसाइटीज़ में बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, इंडिया आता है, चाइना आता है, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं। तो उन मिल्स में बस इंडिया को नहीं कहा, वो कहा कि पूरी जो एशियन सोसाइटी हैं वो बहुत ज़्यादा लो सिविलाइज्ड हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू यूरोप के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम सिविलाइजेशन है यहाँ पर, लोग बहुत ज़्यादा पुरानी तरीक़ों से रहते हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, उसके हिसाब से ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए उससे पहले, बिफोर द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने से पहले हिंदू मुस्लिम में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स होते थे, रूल द कंट्री, मीन्स हिंदू मुस्लिम लोग थे यहाँ पर राज करते थे और अपने बीच में लड़ते झगड़ते रहते थे। रिलीजियस इंटॉलरेंस था, रिलीजन के मामले में लोग बहुत ज़्यादा लड़ते थे। कास्ट टैबूज थे, कास्ट के बेसिस पे लोग बहुत ज़्यादा लड़ते थे। और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेट सोशल लाइफ, और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, मीन्स लोग बहुत ज़्यादा अंधविश्वास को माना करते थे। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ के लोग जो थे सिविलाइज्ड नहीं थे, उतने ज़्यादा मॉडर्न नहीं थे, उतनी ज़्यादा अच्छी थिंकिंग वाले, इतनी इनकी सोच नहीं बड़ी थी, मीन्स वैसे करके। हाँ, ब्रिटिश रूल मिल फेल्ड कुड सिविलाइज इंडिया। तो मिल ने लिखा कि ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया को सिविलाइज कर सकता है। टू डू दिस इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर आर्ट्स इंस्टीट्यूशन एंड लॉज इन इंडिया। ऐसा करने के लिए, मीन्स इंडिया को प्रोग्रेस कराने के लिए, इंडिया को सिविलाइज्ड करने के लिए ब्रिटिशर्स को अपने यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशन, अपने लॉ लगाने चाहिए इंडिया में। मिल ने तो ऐसा भी सजेस्ट किया कि ब्रिटिशर्स को पूरे भारत की सभी टेरिटरीज़ पे कब्ज़ा कर लेना चाहिए और वहाँ के सभी लोगों को एनलाइटमेंट और खुशी देनी चाहिए, ऐसा उसने अपनी बुक में लिखा था।
फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल टू प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश। अब मानो कि वो ऐसे लिखना चाह रहा हो कि इंडिया के लोग क्या हैं, वो कैपेबल नहीं हैं अपने आप को प्रोग्रेस करने में ब्रिटिशर्स की हेल्प के बिना। In this idea of history, British rule represent all the forces of progress and civilization। मानो कि इस आइडिया में अगर हम हिस्ट्री को इस तरीके से देखें, मानो कि ब्रिटिशर्स का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है सिविलाइज कराने में। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ डार्कनेस। मानो कि ये बता रहा हो कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरे में था फ्यूचर इंडिया का, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेकार स्थिति हो रही थी इंडिया में। कैन सच अ कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे? क्या आप ऐसे कंसेप्शन को आज के टाइम पे एक्सेप्ट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। इन एनी केस कैन वी रिफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम? क्या आप किसी हिस्ट्री को आप हिंदू मुस्लिम के हिसाब से पढ़ना चाहोगे कि आपके एक चैप्टर में चैप्टर 1 हिंदू पीरियड, चैप्टर 2 मुस्लिम पीरियड? तो ये कास्ट के बेसिस में भी हम हिस्ट्री को क्यों बांट रहे हैं? Did not a variety of faiths exist simultaneously in these period? क्या अलग अलग धर्मों के बीच या अलग अलग लोगों के बीच, डिफरेंट टाइप्स के लोगों के बीच क्या फेथ नहीं था इन लोगों के बीच? Why should we categorize any age only through the religion of the ruler of that time? क्या हम किसी एक एज को मीन्स किसी एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को किसी रूलर की जाति के रिलीजन के बेसिस पे क्यों लिख रहे हैं? To do so is to suggest that the lives and practices of the others do not really matter। ऐसे बताने का मतलब हो जैसे कि लोग, दूसरे जो लोग हैं, दूसरे रिलीजन के जो लोग हैं, क्या वो एग्जिस्ट ही नहीं करते या इम्पोर्टेंस ही नहीं थे उस टाइम पे। We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो रूलर थे एशियन टाइम्स के, वो एक जैसे ही चीज़ों मुद्दों पे विचार सेम नहीं रखते थे। ये भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें अच्छा ही अच्छा था, पीछे बुरा भी था लेकिन इतना बुरा भी नहीं हालत थी जितनी वो दिखाते हैं। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, अगर हम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से दूर जाएँ, ब्रिटिश क्लासिफिकेशन मीन्स वो जो करा था हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में, वैसे से दूर जाएँ तो हिस्ट्री को हम यूजली इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं एशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में। तीन खंडों में हम इसको बांटते हैं, 3 पार्ट्स में हम हिस्ट्री को बांटते हैं, एशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। एशियंट आपने पढ़ी ली थी, 6 वीक्स में पढ़ी होगी आपने, 6 में पढ़ी होगी, 7th में मेडिवल पढ़ी आपने, मॉडर्न हिस्ट्री अब हम पढ़ने वाला है। दिस डिवीज़न टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम, इस डिवीज़न में भी लोगों को प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? इट इज़ अ पीरियडाइजेशन दैट इज़ borrowed from the west where the modern period was associated with the group of all forces of modernity, science, research, democracy, liberty and equality। अब देखो इस डिवीज़न में लोगों को क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो मॉडर्न पीरियड आप देख रहे हो ना, मॉडर्न पीरियड वही पीरियड है जहाँ जब ब्रिटिशर्स आए थे, तो ब्रिटिशर्स के पीरियड को मॉडर्न पीरियड बता दिया। इसमें दिक्कत हो गई क्योंकि मॉडर्न पीरियड वही पीरियडाइज, ये भी इन्होंने ये तक कहा कि ये जो पीरियडाइजेशन है ये भी हमने वेस्ट से ही आया है। ये पीरियडाइजेशन भी क्या हुआ है, वेस्ट से आया है, ब्रिटिशर साइड से ही आया है। क्योंकि मॉडर्न पीरियड हम क्या एसोसिएट करते हैं मॉडर्न पीरियड से, सभी ग्रोथ का, मीन्स मॉडर्न पीरियड से सब लोग मॉडर्न हुए, ये तो आ रहा है। मॉडर्न पीरियड मीन्स मेडिवल में, एशियंट में क्या आ रहा है, आदि मानव जैसे। मेडिवल में क्या आए थे, लोग थे जो आदि मानव से थोड़ा सा हो गए थे, सीख गए उनको कुछ ना कुछ। और मॉडर्न में आ रहा है कि हाँ भाई मॉडर्न हो गए थे, इंसान लोग हो गए थे, सब में विचार अच्छे थे, सोसाइटी अच्छी थी, वैसे हो गया था। ऐसे कर रहे हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मॉडर्न पीरियड में उन्होंने क्या है, मॉडर्न पीरियड में हम पढ़ते हैं कि साइंस और रिसर्च तभी आया, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी सब तभी आई। ठीक है, कि मॉडर्न पीरियड अभी भी क्या चल रहा है, मॉडर्न पीरियड ही चल रहा है। डेमोक्रेसी भी है हमारे देश में, हम वोट देने जाते हैं, हम अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, हमारे पास फ्रीडम है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, साइंस, रिसर्च सब में हम बढ़ रहे हैं। तो ये सब मॉडर्न पीरियड में ही ये सब स्टार्ट हुआ वैसे करके। Medieval was a term used to describe a society where these features of modern society does not exist। Medieval जो हम बताते हैं, एशियंट में तो आदि मानव भी आ गए, मेडिवल में जो बताते हैं कि जो सोसाइटी की जो चीज़ें हैं तब वो उस दौरान थी ही नहीं। क्या ये आप एक्सेप्ट कर सकते हो? क्या उस टाइम पे मेडिवल टाइम में इक्वलिटी नहीं थी? क्या आप ये कर सकते हो कि साइंस रिसर्च नहीं था? क्या लोगों के बीच में इक्वलिटी नहीं थी, लिबर्टी नहीं थी, लोगों को आज़ादी नहीं थी? क्या आप ऐसा मान सकते हो? ज़्यादातर जो रूल्स हैं वो भी थे, ऐसा नहीं कि मान लो कि वो सोच में थोड़े से
किसी किसी मुद्दों पे लेके नहीं थे पीछे, लेकिन इतना भी नहीं थे कि साइंस रिसर्च ही नहीं था, इक्वालिटी नहीं थी, वैसे नहीं था, ऐसे भी नहीं था. Can we uncertainly accept this characteristics of the modern period to describe the period of our study? As we will see in this book, under British rule, people did not have equality. अब देखो, क्या आप इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि आप मॉडर्न हिस्ट्री में सभी चीज़ों को आप क्या ऐसे पीरियडाइजेशन को आप एक्सेप्ट करना चाहोगे, क्या ऐसे पीरियडाइजेशन को आप पढ़ना चाहोगे? तो जैसे कि अगर हम बुक्स में देखें, इस बुक में अगर हम देखें तो ब्रिटिश रूल के दौरान लोगों के बीच में इक्वालिटी नहीं थी, है ना. जैसे बता रहे इंडिया में वो था, ये था. ब्रिटिश रूल के दौरान इक्वालिटी नहीं थी, लोगों के बीच में इक्वालिटी नहीं थी, क्योंकि काले गोरे का फ़र्क करते थे. ये फ्रीडम भी नहीं थी, ठीक है. अब ऐसा आप आगे पढ़ोगे, टी प्लांटेशन कराते थे, लोगों को जाने नहीं देते थे, लेकिन इनके बीच में लिबर्टी ऑफ फ्रीडम मीन्स एक ही बात है, लिबर्टी फ्रीडम. तो इनके राज के दौरान ये भी एग्जिस्ट नहीं करते थे. नॉर वॉज द पीरियड वन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस. ये ना ही इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस का सबसे बड़ा पीरियड था ब्रिटिशर्स का. सबसे बड़ा तो छोड़ो कि ये लोग इकोनॉमिक ग्रोथ पे इंडिया की ध्यान भी नहीं दे रहे थे. ये लोग बस यहाँ से क्या लूटने आए थे, बस यहाँ से अपने ही मनमानी करते थे, अपने ही रूल्स लगाते थे, अपने ही टैक्स कलेक्ट करते थे, अपने ही मौज मस्ती में लगे रहते थे. तो मैंने हिस्टोरियंस ने इस पीरियड को क्या माना है, इस पीरियड को कॉलोनियल पीरियड का नाम दिया है. इस पीरियड को किसका नाम दिया? कॉलोनियल पीरियड. कॉलोनियल होता क्या है, इसको अभी हम इस पैराग्राफ में पढ़ते हैं. तो उन्होंने कहा कि हम इसको मॉडर्न पीरियड नहीं मानेंगे, इसको हम कॉलोनियल पीरियड मानेंगे, जब ब्रिटिशर्स आए थे. नेक्स्ट है व्हाट इज कॉलोनियल. कॉलोनियल होता क्या है? इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वेज द ब्रिटिशर्स कम टू कॉन्कर द कंट्री एंड एस्टैब्लिश देयर रूल. इस बुक में तुम आगे वैसे पढ़ोगे कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे पूरी कंट्री पे राज करने, अपना रूल उन्होंने कैसे इस्टेब्लिश किया धीरे धीरे. सब्जुगेट लोकल नवाब्स एंड राजा. सब्जुगेट का मतलब अपने अंडर में करना, अपने अधीन करना राजाओं को. कैसे उन्होंने लोकल नवाब्स और राजा जो थे उनको कैसे अपने अधीन में करा, कैसे अपने अंडर में लिया. यू विल सी हाउ दे एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द इकनॉमी एंड सोसाइटी. ब्रिटिशर्स ने कैसे इकनॉमी और सोसाइटी पे कंट्रोल किया. इकनॉमी मीन्स पैसा, सोसाइटी मीन्स जो लोग बाग हैं उनको अपने कंट्रोल में कैसे लिया. कलेक्ट रेवेन्यू टू मीट ऑल द एक्सपेंसिव. वो अपने रेवेन्यू कलेक्ट करते थे बहुत ज़्यादा अपने एक्सपेंसिव को मीट करने के लिए, अपनी रहने सहने के लिए, अपनी सेना बढ़ाने के लिए, अपने टूल्स बनाने के लिए, इन सब पे. ब्रॉट द गुड्स दे वांट एट लो प्राइस. जो जो उनको गुड्स चाहिए होते थे, जो जो उनको चीज़ें चाहिए होती उनको लो प्राइस पर ख़रीदा करते थे. वही क्रॉप उगाया करते थे जो उनको एक्सपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट लगती. जैसे प्रोड्यूस क्रॉप दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट. एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट कम अबाउट एज अ कॉन्केस्ट. तो ऐसी अलग अलग चेंजेस के बारे में आप आगे पढ़ोगे. यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्रॉट ओवर वैल्यूज़ एंड टेस्ट. अब वही चीज़ वैसे लिखी है कि क्या क्या चेंजेस आए थे वैल्यूज़ और टेस्ट मीन्स उससे रिलेट करने के लिए आपको बोला कि क्या क्या ब्रिटिशर्स के रूल्स के आने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए थे टेस्ट में. टेस्ट का मीन्स वो जमान वाला टेस्ट नहीं, वैसे आप समझ पा रहे हो, दिमाग में समझने वाली चीज़ है ये, कैसे वैल्यूज़ और टेस्ट चेंज हुए थे. कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस. वैन सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर कंट्री. अब देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से यहाँ तक ये कॉलोनियल का डिफाइन है. कॉलोनियल होता क्या है? जब एक कंट्री when the subjugation of one country by another country to lead to these kind of political, economical and social culture changes, we refer to the process as colonization. अब सुनो, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर सब्जुगेट कर ले, अपने अधीन कर ले, अपने अंडर में ले ले, उस पर कब्जा कर ले, सब्जुगेट का मतलब ये सब है. जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर कब्जा कर ले और उस पर अपने हिसाब से वहाँ पर चेंजेस करे, पॉलिटिकल चेंजेस करे, इकोनॉमिकल चेंजेस करे, सोशल और कल्चरल, ये सभी चेंजेस अगर अपने हिसाब से करे तो उस चीज़ को हम, उस प्रोसेस को हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं. मीन्स किसी के अधीन हो जाना. मीन्स एक कंट्री दूसरी कंट्री पे कब्जा कर रही है तो अच्छे काम के लिए तो कर नहीं रही होगी. तो एक कंट्री दूसरी कंट्री पे कब्जा करती है और अपने हिसाब से रूल्स और टैक्सेस या जो भी चीज़ें हैं करने को बोलती है, रूल्स लगाती है, रूल्स अप्लाई करती है, लोगों को ज़बरदस्ती मानने को कहती है. तो वो कैसा पीरियड है? कॉलोनाइजेशन है. कॉलोनाइजेशन में लोग बंध गए हैं, लोग को मानना ही पड़ रही है वो बात ज़बरदस्ती, जबकि वो ऐसे एग्री नहीं करते तब भी. ठीक है. You will however find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. आप ये भी पढ़ोगे कि सभी क्लासेस और जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो सभी पे कॉलोनाइजेशन का सेम जैसा असर नहीं पड़ा. सबके साथ अत्याचार नहीं हुए, किसी को फ़ायदा भी हुआ, किसी को नुकसान भी हुआ. जो उनके साथ उनको फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी है ना. कोई मॉडरेट भी रहे, कोई बीच के भी रहे.
दैट इज़ वाई द बुक इज़ कॉल्ड आवर पास्ट एंड द प्रूरल। तभी हम क्या कहते हैं, अपने जो हमारी जो हिस्ट्री है उसको हमें हमारी जो ये बुक है, हिस्ट्री बुक है, इस बुक का नाम है हमारा पास्ट, इसलिए प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं। What sources do historians use in writing about the last 250 years of Indian history? अब देखो, हमें कैसे पता चला कि ये चीज़ें पहले हुआ करती थी? हमने कहीं पर देख के करा होगा या फिर उस टाइम के ऐसे नहीं लोग जिंदा हैं अभी तक हमें कान में बता रहे हैं, नहीं, उस टाइम के क्या क्या सोर्सेज हैं जो उनको देख के हमें पता चला कि ऐसे हुआ करता था। तो वो क्या हमारे हिस्टोरिकल सोर्सेज थे जो हम 250 साल पहले इंडियन हिस्ट्री को देख पा रहे हैं क्या हुआ करता था तब। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स को हम देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स क्या होते हैं वो भी हम नीचे पैराग्राफ में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स क्या है हमारा इसका, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के। एडमिनिस्ट्रेशन का मीन्स जब ब्रिटिश रूल करते थे तब क्या करते थे, वो हर चीज़ को लिखित फॉर्म में रखते थे। लिखित फॉर्म का मतलब देखो, ब्रिटिशर्स बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इंपॉर्टेंट। ब्रिटिशर्स का मानना था कि लिखना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। मीन्स जो भी वो इंस्ट्रक्शन देते थे, एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, जो भी चीज़ें वो करते थे वो हर चीज़ को लिख के रखते थे। पक्का था जब से उन्होंने वो कर देते कब्ज़ा करा था, हर चीज़ को उससे पहले भी करते होंगे, हर चीज़ को लिख के उनको रखते थे। जो भी वो प्लान पॉलिसीज अप्लाई करते थे सब चीज़ को लिख के रखते थे। और वो भी ऐसे नहीं ऐसे लिख लिया कॉपी में रफली लिख लिया, नहीं, बिल्कुल अच्छे से क्लियरली राइट अप करते थे और उसको संभाल के रखते थे, प्रिजर्व करके रखते थे। लेकिन आप बोलो कि करते क्यों थे ऐसे, लिखने से ऐसा क्या होता है? वंस दिस वॉज डन, एक बार जब ये हो जाता है मीन्स लिखना उनका हो गया, तब उसको वो प्रॉपरली स्टडी करते थे और डिबेट करते थे। डिबेट का मतलब क्या बताया था? बहस। तो मीन्स वो एक बार आपने कोई चीज़ लिख ली, उसके बाद आपने देखा कि आपने ये पॉलिसी लगाई, क्या क्या लोगों का रिएक्शन था, क्या लोगों पर असर पड़ा, हमें क्या फ़ायदा हुआ, वो सब चीज़ें वो उसको प्रॉपरली स्टडी करते थे और कोई से एक्शन हम कैसे लगा सकते हैं वो आइडिया लाते थे और लोगों के बीच बहस करते थे कि ये चीज़ है तो ये कैसे सही है, ये कैसे और मॉडिफाई कर सकते हैं, वो सब चीज़ें बहस करते थे। दिस कन्वेक्शन प्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मीमोज, नोटिंग एंड रिपोर्ट्स। तो इसी के वजह से यहाँ पर जो मीमोज का मतलब क्या होता है, अब देखो मैं बोलूँ, इस समझदारी के चलते ये ना, दिस कन्वेक्शन प्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, इस समझदारी के चलते हुए मीमोज का मतलब आप मान सकते हो डॉक्यूमेंट से, इसको आप डॉक्यूमेंट से मान सकते हो, ठीक है, या फिर ज्ञापन, नोटिंग एंड रिपोर्ट पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन कल्चर पैदा हुआ। ये जो मानते थे कि किसी भी जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपको करना है, किसी जगह पे आपको राज करना है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब राज करना का आपको किसी जगह पे, तो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो वो हर एक छोटी छोटी बात को भी लिखते थे और एनालाइज करते थे। तो कहीं पर भी अब मीमोज आए तो आप समझ रहे हैं डॉक्यूमेंट से वो बात हो रही है। द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीड टू बी केयरफुली प्रिजर्व। ब्रिटिशर्स का मानना था कि जितनी भी डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स हैं इन सबको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है? बचा के रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए, ख़राब ना हो। सो दिस सेटअप रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। तो उन्होंने क्या शुरू करा, उन्होंने रिकॉर्ड्स रूम बनवाने स्टार्ट करे। मीन्स क्या करते थे, जैसे कि विलेज तहसीलदार है, विलेज तहसीलदार का ऑफिस है तो उसके साथ में एक रिकॉर्ड रूम रख दिया, या फिर उसके पास एक रिकॉर्ड रूम रख दिया, या फिर कबर्ड मान लो। वो रिकॉर्ड रूम में क्या करता है, विलेज तहसीलदार जितना भी वो ऑर्डर करता था, जो भी प्लान पॉलिसीज़, जो भी डिसीजन लेता था, जो भी रिपोर्ट करता था ब्रिटिशर्स को, तो वो चीज़ें वो लिख के रखता था अपने पास। वो चीज़ें द कलेक्ट्रेट, कमिश्नर ऑफिस, जितने भी उनके ये सब पोस्ट होती हैं, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज, लॉ कोर्ट्स, यहाँ तक कि लॉ कोर्ट्स में भी सभी के पास उनके खुद के रिकॉर्ड रूम थे। तो आप देख सकते हो रिकॉर्ड्स को कितनी मान्यता दे रहे हैं लोग। Specialized institutions like archives and museums, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस जो हैं आर्काइव्स और म्यूजियम्स, तो देख सकते हो ये आर्काइव्स की यहाँ पर फ़ोटो भी देख रखी है। आर्काइव्स का मतलब क्या होता है? आर्काइव्स वही वो प्लेस होती है जहाँ पर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रखे जाते हैं, ठीक है। आर्काइव्स की डिफाइन है द प्लेस वेयर गवर्नमेंट
या फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आर प्लेस्ड। म्यूजियम्स तो आप जानती हो पुरानी चीज़ें रखी रहती हैं यहाँ पर, वो भी वहाँ पर भी ये लोग अपने ये सब रखते थे, क्या कहते हैं इसका नाम, डॉक्यूमेंट्स। वर ऑल्सो एस्टेब्लिश टू प्रिजर्व इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स। तो इन सब ने ये सब बनवाए, म्यूजियम और आर्काइव्स बनाए कि इनको जो ये रिकॉर्ड्स हैं इन सबको प्रिजर्व करके रख सकें, इन सबको संभाल के अच्छे से रख सकें। लेटर्स एंड मीमोज दैट मूव from one branch of the administration to another in the early year of the 19th century was still be read in the archives. Letters और memos जो हैं, जो कि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, वो उस टाइम पे अर्ली 19th सेंचुरी मीन्स 19th सेंचुरी की शुरुआत में, मीन्स 1800 की शुरुआत में जो लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लिख के जो भेजते हैं, है ना, जो भी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स से लेटर्स भेजे हैं, तो वो चीज़ें आज भी आप इन आर्काइव्स में जाके देख सकते हो, इतने ज़्यादा अच्छे से प्रिजर्व करके रखे हैं। यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स प्रिपेयर और द इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्टिव दैट वाज सेंट बाय ऑफिशियल्स एट द टॉप प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर। तो वही चीज़ लेके आप उन सबको जाके वहाँ पर उनके जो नोट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स थे, जो भी वहाँ पर जो पोस्ट हैं विलेज तहसीलदार के या फिर जितने भी लॉ कोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर जो थे वहाँ के, जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो उस जगह का, तो उन सब के क्या क्या उन्होंने रिपोर्ट्स या डॉक्यूमेंट्स लेके वो सब आप देख सकते हो। इन द अर्ली ईयर ऑफ द 19th सेंचुरी दीज डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड। अर्ली ईयर 19th सेंचुरी का मीन्स 19th सेंचुरी की शुरुआत में ही यही जो डॉक्यूमेंट्स है इनको केयरफुली कॉपी करा जाता था, ब्यूटीफुल रिटन बाय कैलीग्राफर, कॉपीड आउट एंड ब्यूटीफुली रिटन बाय कैलीग्राफिस्ट। तो देखो कैलीग्राफिस्ट क्या होते हैं? कैलीग्राफिस्ट वो पर्सन होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा सुंदर राइटिंग होती है ना। आपकी क्लास में भी होंगे बहुत सारे लोग जिनकी बहुत सुंदर राइटिंग हो, है ना। तो कैलीग्राफिस्ट वो पर्सन होते हैं जिनकी बहुत सुंदर राइटिंग होती है। तो ब्रिटिशर्स क्या करवाते थे, अपने जितने भी उनके पास रिकॉर्ड्स थे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, उन सब से ही वो लोग लिखवाते थे। मान लो कोई डॉक्यूमेंट्स ख़राब हो गया तो उनसे कैलीग्राफिस्ट से ही वो लिखवाया करते थे डॉक्यूमेंट्स संभाल के रखने के लिए। दिस इज़ बाय दोज हु स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। वही चीज़ बताइए, कैलीग्राफिस्ट वो पर्सन होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा सुंदर हैंड राइटिंग होती है। बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी with the spread of painting, multiple copies of these records were printed as producing of each government department, proceeds of each government department. अर्ली 19th सेंचुरी में, सॉरी मिड 19th सेंचुरी के बीच में, मीन्स 1850 के बाद का समय है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लोग यहाँ पर प्रिंटिंग की ईजाद हो गई, प्रिंटिंग आने लगी, लोगों को प्रिंट करना आने लगा। तो ये जो रिकॉर्ड्स थे अब कैलीग्राफी से लिखवाने के बजाय ये प्रिंट निकालने लगे इन सब चीज़ों के, और क्या करने लगे, प्रिंट निकाल के अपने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग जगह रखने लगे। यहाँ पर हमारा द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया कम अप इन द 1920 में नेशनल आर्काइव बनाया गया था, ब्रिटिशर्स द्वारा ही बनाया गया हुआ, क्योंकि 1920 का समय है। जब न्यू दिल्ली बन रही थी, जब न्यू दिल्ली नई बनी ही रही थी, तो नेशनल म्यूजियम्स एंड द नेशनल आर्काइव्स वर बोथ लोकेटेड क्लोजर टू द वाइसरेगल पैलेस। वाइसरेगल पैलेस के पास ये नेशनल म्यूज़ियम और आर्काइव्स दोनों ही लोकेटेड हैं। ये लोकेशन क्या रिफ्लेक्ट करती है, देखो वाइसरेगल प्लेस वो है जहाँ पर वो ब्रिटिशर्स रहा करते थे। तो उन्होंने जहाँ पर वो रहते हैं वहीं पर उन्होंने म्यूज़ियम्स और आर्काइव्स बनवाए हैं। इससे क्या दर्शाता है ये कि उनके लिए डॉक्यूमेंट्स कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन हैड इन ब्रिटिशर्स इमेजिनेशन। इन इंस्टीट्यूशन की कितनी महत्व है, इंस्टीट्यूशन मीन्स इंस्टीट्यूशन में क्या है, इंस्टीट्यूशन में डॉक्यूमेंट्स हैं, तो डॉक्यूमेंट्स की कितनी ज़्यादा महत्व थी उनके लिए, ये दर्शाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सोर्स वन। सोर्स वन क्या है, रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट। क्या रिपोर्ट होम डिपार्टमेंट मीन्स हमने पढ़ा ना डॉक्यूमेंट सेव हैं, तो वो डॉक्यूमेंट का एक नमूना आपको यहाँ पर दिया गया है। सोर्स वन है, 2 सोर्स दिए गए हैं आपको, तो क्या क्या कैसे कैसे रिपोर्ट लिखी गई थी वो आपको यहाँ पर नमूने दिए गए हैं। तो 1946 में कॉलोनियल गवर्नमेंट इन द इंडिया वॉज ट्राइंग टू पुट डाउन म्यूटिनी दैट ब्रेक आउट ऑन द शिप ऑफ द रॉयल नेवी
a Royal Indian Navy. Here is a sample of kind of report the Home Department got from the different backyard. सुनो, देखो रॉयल इंडियन नेवी जो है, जो इंडियन नेवी है, वहाँ पर लोगों ने बगावत कर दी थी. बगावत का मतलब क्या है? लोगों ने वहाँ पर क्या कहते हैं, बगावत का मतलब होता है जो लोग गवर्नमेंट की बात नहीं मान रहे थे, जो रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से ना चलें, तो उनको बगावती कहते हैं, बागी कहते हैं वैसे. ठीक है, बगावत कर दी थी वहाँ पर उन्होंने. तो बगावत कर दी थी, तो इस चीज़ के अलग अलग डिपार्टमेंट से क्या क्या रिपोर्ट आई थी, क्योंकि एक जगह बगावत होगी तो न्यूज़ फैलेगी, तो और सही जगह भी बगावत हो सकती है. तो हर एक जगह से न्यूज़ उन्होंने इकट्ठी करी और सेंट्रल को भेजते ना कि आप पूछे का मालिक, मतलब गवर्नमेंट पूछेगी कि बॉम्बे में कैसा है, तो बॉम्बे वाला बताएगा कि हाँ भैया यहाँ पर सब सही है, यहाँ पर सब सही नहीं है. तो वैसे तो बॉम्बे से क्या रिपोर्ट आई थी? अरेंजमेंट हैज़ बीन मेड फॉर द आर्मी टू टेक ओवर शिप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट. रॉयल नेवी शिप्स आर रिमेनिंग आउटसाइड द बैकयार्ड. तो बम्बई से क्या है, इस बात का इंतज़ाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले. इस बात को उन्होंने अरेंजमेंट कर लिया है कि आर्मी क्या करे, जो शिप्स हैं उन पे क्या कर ले, सभी दफ्तरों पे और अपना जहाज़ों पे कब्जा कर ले. और जो शाही नौसेना है, जो रॉयल इंडियन नेवी है, वो जहाज़ अभी बंदरगाह से बाहर ही है, अभी आया नहीं है. तो जब वो आएगा तो उस पर वो कर लेंगे कब्ज़ा. रांची में क्या हुआ? रांची में 301 जो लोग हैं उन सबको क्या कर लिया गया, उन सबको बंदी बना लिया गया है. और कुछ लोग अभी सस्पेक्टेड हैं, मीन्स अभी निगरानी के अंदर हैं. आर टू बी अरेस्टेड, वो अभी इनका अरेस्ट होना बाकी है. ऑल एस्टेब्लिशमेंट आर अंडर मिलिट्री गार्ड. और ये सभी चीज़ जो हैं वो सारी जो दफ्तर हैं वो सेना के निगरानी में हैं. विशाखापट्टनम से क्या है? विशाखापट्टनम से है द पोजीशन इज़ कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल. विशाखापट्टनम में बोला कि पोजीशन बहुत यहाँ पर पूरी कंट्रोल में है, कोई वॉयलेंस नहीं हो रहा है यहाँ पर. और मिलिट्री गार्ड जो हैं वो सभी जगह, सभी शिप्स में अपनी अपनी जगह प्लेस्ड हैं. और कोई आगे ट्रबल का मीन्स कोई आगे परेशानी यहाँ पर दिख नहीं रही है. बस कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि मान लो कुछ लोग वहाँ पर क्या है, कुछ लोगों ने बस काम करने से मना कर दिया, बस इतना हुआ है वहाँ पर, और कुछ नहीं हुआ है. तो ये रिपोर्ट कब की है? 1946 की है. 21 डेट, 5वां महीना मई, मीन्स 21 मई 1946 की ये रिपोर्ट है, आप देख सकते हो. – 1946 ऊपर भी तो लिखा है, ये देख सकते हो 1946 की है. सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट. अब सर्वेज कब से इम्पॉर्टेंट हो गए थे बनना? सर्वे का मतलब होता क्या है? सर्विस का मतलब आपको पता ही होगा, जैसे आप कोई ऐप चलाते हो, कोई फ़ोन चलाते हो, तो आपको सर्वे आता होगा कि आपको ये ऐप कैसा लगा, है ना, वैसे सर्वे. क्या फिर कोई लोग जो होते हैं जैसे व्लॉगिंग करते हैं, तो व्लॉग करते हैं तो लोगों के बारे में, लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, तो वो सर्वे करते हैं कि इस कंट्री में लोग रहते कैसे हैं. वो भी एक तरीके का सर्वे है ना. लोगों के पास जा के पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो, आप कितना कमाते हो, आपने कैसे करा, तो वो भी एक तरीके का सर्वे है. सब बहुत तरीके के सर्वे होते हैं. एक पर्टिकुलर नहीं बता सकता कि इस चीज़ को हम किसी इंसान के बारे में जानना वो सर्वे होता है. सब ज़्यादातर बहुत तरीके के सर्वे होते हैं. तो सर्वे इम्पॉर्टेंट क्यों होने लगे? सर्वे क्यों इम्पॉर्टेंट मानने लगे? जैसे कि हम जनगणना होती है ना, आपके घर में भी लोग आते होंगे कि आपके घर में कितने लोग हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, तो वो भी एक तरीके का सर्वे है. सेंसस जैसे हम कहते हैं, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे. तो वो ये सर्वेज इंपॉर्टेंट कब से होने लगे और क्यों होने लगे सर्वेज इंपॉर्टेंट? द प्रैक्टिस ऑफ सर्विंग ऑल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, मीन्स ब्रिटिश पीरियड्स के दौरान क्या होता था, ये सर्वेज बहुत ज़्यादा कॉमन होते थे, बहुत ज़्यादा कॉमन. ब्रिटिशर्स बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेट. ब्रिटिशर्स का क्या मानना था? ब्रिटिशर्स का मानना था कि किसी भी जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए उस जगह को अच्छे से जानना चाहिए. मीन्स किसी जगह पर राज करने से पहले हमें उस जगह को अच्छे तरीके से जान लेना चाहिए. बाय द अर्ली 19th century, detailed survey were being carried out to map the entire country. 19th century से अर्ली 19th century मीन्स 1800 में जब ये कोशिश कर रहे थे इंडिया में घुसने की, तब क्या कर रहे थे, इन्होंने डिटेल सर्वे करना स्टार्ट कर दिया था लोगों के वहाँ पर कंट्री में. डिटेल सर्वे करते थे, मीन्स बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ को वो नोट डाउन करते थे, एक एक चीज़ पे ध्यान देते थे, क्या क्या चीज़ क्या कैसे किससे है. इन द विलेज रेवेन्यू सर्विसेज आर कंडक्टेड. विलेजेस में रेवेन्यू सर्विसेज कंडक्ट होते थे कि कितना रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं.
The effort was to know the topography, the soil quality, flora, fauna, the local histories and cropping pattern. All these facts seen as necessary to know about the administrate the region. तो विलेजेस में क्या कितना कितना टैक्स कलेक्टेड होता है वो देखना, उस जगह की टोपोग्राफी को देखना. टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है? टोपोग्राफी का मतलब होता है, ये देखो इंपॉर्टेंट वर्ड है, टोपोग्राफी का मतलब होता है किसी भी जगह की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो वहाँ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उस जगह की, जैसे कि सॉइल क्वालिटी कैसी है उस विलेज की या उस जगह की पर्टिकुलर एरिया की, फ्लोरा फोना कैसे हैं, मीन्स कौन कौन से तरीके के जानवर, कौन कौन से तरीके के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं, ये सब देखना. लोकल हिस्ट्रीज़ क्या है उन जगहों की, लोकल हिस्ट्रीज़ कैसी हैं, कैसे लोग जैसे कि ताकतवर हैं कि लोग बगावती हैं, लोग कैसे हैं वैसे जानना कि यहाँ पर कोई बढ़िया कोई हिस्ट्री रही है कि नहीं रही. एंड द क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है, क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है मीन्स लोग कैसे कैसे क्रॉप रोटेशन करते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न कौन सी फसल कब उगाते हैं, कौन सी फसलें उगती हैं, वैसे ये सभी फैक्टर्स उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे ब्रिटिशर्स के लिए किसी भी जगह पे एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए. फॉर द एंड फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी के एंड में सेंसस होने लग गए थे. सेंसस का मतलब अभी बताया जनगणना, उसके बाद से उन्होंने ही सबसे पहले स्टार्ट करे थे और इसके बाद से हर 10 साल में जनगणना हमारे देश में आज भी होती है. These prepare detailed record of the number of people in all the provinces of India, noting information on caste, religion and occupation. ये लोग क्या करते थे, ये डिटेल सर्वे करते थे, ये हर रिकॉर्ड को, लोगों के हर चीज़ को लिखते थे कि इंडिया में लोग नोट करते थे इन्फॉर्मेशन कि उनकी कास्ट क्या है, कितने लोग रहते हैं, कितने उस टाइम पे भी कौन कौन से रिलीजन को वो बिलोंग करते हैं, क्या ऑक्यूपेशन है उनका. तो ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. और भी तरीके के सर्वेज होते हैं जैसे कि बोटेनिकल सर्वे होता है, जियोलॉजिकल सर्वे होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे होता है, फॉरेस्ट सर्वे होता है, बहुत सारे तरीके के सर्वेज होते हैं. इन सब के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इनके नाम हमें पता होने चाहिए. और यहाँ पर हमने जो सर्वे के बारे में आउटलाइन जाननी थी वो हमने जान ली. अब हम पढ़ते हैं ये जो फिगर 5 दे रखा है इसके बारे में देखते हैं कि फिगर 5 हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है. अ क्लस्टर्ड एप्पल प्लांट 1770. क्लस्टर्ड एप्पल प्लांट शरीफे का पौधा वैसे किसे कहते हैं, तो 1970s में ये है. तो ये हेडिंग क्यों दे रखी है, शरीफे का पौधा, क्लस्टर्ड प्लांट क्यों दे रखा है, क्लस्टर्ड एप्पल प्लांट क्यों दे रखा है, यहाँ पर देखते हैं. बोटेनिकल गार्डन्स एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स established by the British collected plant specimens and information about their uses. तो लोग क्या करते थे, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए ये सब जो म्यूजियम्स हैं इन सब में ये लोग क्या करते थे, ये जो पेड़ पौधे हैं इन सब के कुछ ना कुछ नमूने लाते थे, प्लांट के स्पीसीमेंस लाते थे. तो इन सब की नमूने लाते थे और इन पे क्या करते थे, डिटेल रिसर्च करते थे, इन सब की इंफॉर्मेशन लिखते थे कि ये क्या काम है, ये कैसे कैसे चीज़ें काम करती हैं. लोकल आर्टिस्ट वर आस्क्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ दीज स्पीसीमेंस. इन सब नमूनों की ये लोग क्या करवाते थे, एक लोकल आर्टिस्ट जो भी हर जगह पे हर पौधा पाया जाता है, हर जगह पे लोकल आर्टिस्ट भी होंगे जो आर्ट बनाने में अच्छे होंगे, तो इन हर जगह वहाँ पर लोकल आर्टिस्ट को बुला के उन सब की फ़ोटो भी बनवाते थे. तो आप इनकी काम करने की वो देख सकते हो, लगन को देख सकते हो, हर चीज़ को ऐसे नहीं फालतू में ले रहे हो, कह रहे कर लेते हैं रिसर्च सर्वे कर लेते हैं, नहीं, हर चीज़ को अच्छे से करते थे ये लोग. हर चीज़ को क्या कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, हर चीज़ को जगह इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो हर चीज़ की फ़ोटो बनवा रहे हैं, हर प्लांट के नमूने की फ़ोटो बना रहे हैं, उसके ऊपर क्या क्या रिसर्च करी है, किसने करी है, कैसे करी है, क्या क्या उसने रिजल्ट पाए, सब देख रहे हैं. Historians are now looking at the way such information was gathered and what this information reveal about the nature of colonialism. तो इतिहासकार जो हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठी की जाती थी, कि इस तरह की जानकारी कैसे इकट्ठी करते थे वो लोग, और उसका ये कॉलोनियलिज्म से क्या लेना देना है, मीन्स प्लांट्स का रूल करने से क्या लेना देना, ये देखना चाह रहे थे वो. वॉट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल. वो कौन सी चीज़ें जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें नहीं बताते. मीन्स ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का मतलब आप जान गए होंगे, जो ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान है, जो रिकॉर्ड्स हैं जो उन्होंने संभाल के रखे थे, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें क्या नहीं बताते. अब खुद सोचो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें क्या नहीं बता रहे. ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें हमारे बारे में नहीं बता रहे हैं. हमारे बारे में मतलब कि उस टाइम के जो लोग थे वो कैसे रहते थे, वो क्या करते थे, उनकी सोच कैसी थी,
वो क्या सोचते थे, उनका टॉपिक क्या था बात करने का, उनके विचार कैसे थे। जैसे कि मान लो किसी जगह के आपको लोगों के बारे में जानना है, जैसे मान लो अभी के मॉडर्न पीरियड के बारे में अगर आप जानना है, जो लोग हैं अभी इस पीरियड के, तो उनके बारे में अगर आपको जानना है तो आज के आप क्या सुनोगे, मैं बोलूँ कि आज के लोग कैसे हैं, अच्छे हैं, कैसे हैं, अच्छे बुरा तो वैसे कोई नहीं होता, लेकिन किस विचार रखते हैं। तो आप आज के गाने सोचो, देखोगे कि आज के गाने लोग ज़्यादातर किस में ज़्यादातर व्यू आ रहे हैं, कि लोगों को क्या सुनना पसंद है, लोग किस तरीके की मूवियाँ देखना पसंद कर रहे हैं, है ना। तो किस तरह की, जैसे कि ज़्यादा ही धुआंधार मूवी देखना पसंद कर रहे हैं तो ज़्यादातर एटीट्यूड वाली मूवी देखना पसंद कर रहे हैं, लव वाली मूवी देखना पसंद कर रहे हैं, कि ज़्यादा वायलेंस वाली मूवी देखना पसंद कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि लोग किस तरीके के विचार रखते हैं, वो चीज़ है। तो इसमें हम पढ़ेंगे जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं बताते, तो हम ये सोर्सेज उस टाइम के लोग कैसे क्या सोचते थे, तो वो हम कैसे पता ला सकते हैं, वो अब हम देखने वाले हैं। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो अ लॉट। तो हम इस वहाँ से क्या है, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स को हम, कॉर्पस का मतलब होता है विशाल भंडार, वास्ट कॉर्पस का मतलब होता है विशाल भंडार है, मीन्स वास्ट भंडार है हमारे पास बहुत सारी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का तो हमारे पास बहुत सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, हम बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, लेकिन दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट। लेकिन ये सब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो हैं हमें ऑफिशियल थॉट्स के बारे में बताते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन थॉट्स के बारे में बताते हैं। अब ये पोर्टफोलियो के देख लेते हैं, सर्वे के बारे में ही है। अब देख सकते हो सर्विस की इंपॉर्टेंस देखो आप इस पिक्चर से। मैपिंग एंड सर्विंग ऑपरेशंस इन प्रोग्रेस इन बंगाल। बंगाल में हो रहा है ऑपरेशन, और ये जो ड्राइंग है देखो सबको श्रेय दिया है। ड्राइंग किसने बनाई है, जेम्स प्रिंसेप ने बनाई है, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने ये इमेज बनाई है 1832 में। तो उसने देख सकते हो यहाँ पर क्या है, लोग कैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं, मीन्स ब्रिटिशर्स इंडियन लोगों से बात कर रहे हैं। और इस चीज़ को आप देख सकते हो साइंटिफिकली कैसे काम कर रहे हैं, देखो सभी इंस्ट्रूमेंट्स लिख रखे हैं, ऐसा नहीं कि बस जाके बात करके आनी है, ऐसे ही काम कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। आप यूनिटी देखो और उनकी काम करने की लगन देखो, आप सभी चीज़ों को देखो, सर्वे कर रहे हैं, ये अपने इंस्ट्रूमेंट लेके सर्वे कर रहा है, यहाँ पर लोग कुछ ना कुछ चढ़े हुए हैं, ये देख रहे हैं दूर दूर का इलाका, क्रॉपिंग पैटर्न या फिर जो भी चीज़ देख रहे हैं वो सब देख रहे हैं। बंगाल में हो रहा है ये सब। नोट हाउ ऑल इंस्ट्रूमेंट्स that were used in survey are placed in the foreground to emphasize the scientific nature of the project। तो आप देख सकते हो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि सर्वेज में यूज़ हो रहे हैं वो फोरग्राउंड में जो पड़े हैं, मीन्स जो आपके सामने आगे पड़े हैं, ये सब आप देख सकते हो कैसे साइंटिफिक नेचर बता रहे हैं प्रोजेक्ट का। मीन्स प्रोजेक्ट के इस्तेमाल की जो ये चित्र हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि वैज्ञानिक रूप से ये जोर दे रहे हैं, मीन्स वैज्ञानिक रूप से इस सर्वे को कर रहे हैं। यहाँ पर अब है हमारा द रेबल ऑफ 1857 का रेबल है यहाँ पर। इमेज नीड टू बी केयरफुली स्टडी फॉर द प्रोजेक्ट द व्यू पॉइंट ऑफ दोज हु क्रिएटेड दैम। तो रेबल ऑफ 1857 ये जो इमेज है, हमें सबसे पहले इस इमेज को अच्छे से देखना है, एनालाइज करना है कि जिसने भी ये इमेज बनाई है उसने क्या सोच के इमेज बनाई है, क्या सोच के, उसके क्या विचार हैं, उसको हमें समझना है। क्योंकि ये इमेज जो है ये कहाँ पर सेवरल इलिस्ट्रेटिंग बुक प्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश आफ्टर द 1857 रेबल। 1857 रेबल के बाद जितनी भी ब्रिटिशर्स की बुक हैं उन सभी में आपको ये पिक्चर देखने को मिलेगी। तो ये रिबल क्या दर्शाता है, जिसने इमेज बनाई है वो क्या दर्शाना चाह रहा है। द कैप्शन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द बॉटम सेड, तो जो कैप्शन था बॉटम में वो क्या कह रहा है, यहाँ पे जो जहाँ पर भी इमेज यूज़ करी जाती है वहाँ पर कैप्शन क्या लिखा जाता है, म्यूटियस सैपोज शेयर द लूट। म्यूटियस सैपोज शेयर द लूट, इसका मतलब क्या है, बागी सिपाही लूट खसौटी में लगे हुए हैं, बागी सिपाही लूट खसौटी में लगे हुए हैं। बागी सिपाही उनको कह रहे हैं जो ब्रिटिशर्स का रूल नहीं मान रहे हैं। तो जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, जो उनके खिलाफ जा रहे हैं, या फिर जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, लूट खसौट में लगे हुए हैं, चोरी चकारी में यहाँ पर लोग लगे हुए हैं और रूल्स को नहीं मान रहे हैं। In British representation, the rebel appears as greedy, vicious and brutal. You will read about the rebel in the chapter 5. Chapter 5 में आप इस रेबल के बारे में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे। सो इसका मतलब क्या है, अंग्रेज़ों की नज़र में ये जो विद्रोही थे, बागी क्या होते हैं, विद्रोही, जो विद्रोह करते हैं, वो विद्रोही जो हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दुष्ट हैं, लालची हैं, बेरहम लोग हैं। दे वर इंटेंडेड इन, अब देखो ये हम वो रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं बताते। दे वर
what they were intended in and what they wish to preserve for posterities। देखो तो यहाँ पर क्या था, हाँ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें ऑफिशियल थॉट्स के बारे में बताते हैं, और ऑफिशियल थॉट्स वही बताना चाहते हैं जो वही प्रिजर्व करते हैं, वो चीज़ जो वो हमें बताना चाहते थे आज वही प्रिजर्व करते हैं। These records do not always help us to understand what other people in the country felt and what lay behind their actions। वो हमें ये नहीं बताती, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें ये नहीं बताते कि लोग उस टाइम के क्या सोचा करते थे, कंट्री के क्या उनके दिमाग में चला करता था, वो कैसे एक्शंस करते थे, क्या करते थे। फॉर वॉट वी नीड टू लुक समवेयर एल्स, फॉर दैट वी नीड टू लुक समवेयर एल्स। अब इस चीज़ के लिए हमें कहीं और देखने की ज़रूरत है। मीन्स अब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स अब हम नहीं देखेंगे, अब कहीं और देखेंगे। अब कहीं और कहाँ देखेंगे, अब उस टाइम पे ऐसे तो नहीं कि गाने अभी तक हम लोगों को याद हो उस टाइम के 18s के, है ना उनकी तरफ का कुछ है पता, तो हम कैसे जानेंगे। When we begin to search for these other source, कैसे हम उन चीज़ों को सोर्स को पता लगाएंगे। We find them in plenty। अब इनकी भी बहुत ज़्यादा भरमार है। plenty का मतलब था भरमार, तो बहुत ज़्यादा हमारे पास इसके भी सोर्सेज हैं उस टाइम के पता लगाने के लिए। अभी इन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं है, अभी हाँ हम सोच रहे थे नहीं है, लेकिन बता रहे हैं हमारे पास तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। थ्रू दे आर मोर डिफ़िकल्ट टू गेट दैन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, लेकिन ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुकाबले ढूंढ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, हमारे पास क्या उस ज़माने की डायरीज़ हैं लोगों की। अकाउंट्स और पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, पिलग्रिम्स और ट्रैवलर्स हैं मतलब जो उस टाइम के जो लोग आते थे यहाँ पर, लोग जो ट्रेड करने आते थे या जो ट्रैवल करने आते थे, उन सब की डायरीज़ हैं। जैसे कि आज के लोग आते हैं ट्रैवल करते हैं व्लॉग बनाते हैं ना, उस टाइम के लोग उस टाइम पे जब आते थे घूमने तब वहाँ पर ये क्या बनाते थे, डायरियाँ लिखते थे कि आज मैं इस देश में गया, इस देश में ये चीज़ें होती हैं। ऑटोबायोग्राफी हैं इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, ये ऑटोबायोग्राफी का मतलब बताता है ना जो इंसान फेमस पर्सनैलिटी है उसने खुद अपने बारे में लिखा है, वो ऑटोबायोग्राफी। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो थी, इंपॉर्टेंट जो लोग थे उस टाइम के, जो जिन्होंने कुछ महान काम करा था, वो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उनकी खुद की आम्र कथा है या फिर ऑटोबायोग्राफी है। एंड पॉपुलर बुकलेट्स दैट वाज सोल्ड इन द लोकल बाज़ार, पॉपुलर बुकलेट्स भी हैं जो कि बाज़ार ओल्ड बाज़ार में सोल्ड हुआ करते थे। और पॉपुलर बुकलेट्स मीन्स पॉपुलर जो उस टाइम की स्टोरी बुक्स हैं, कहावतें हैं, या फिर इन सब चीज़ों में और भी चीज़ें आ गई कि शायरियाँ वायरियाँ जो उस टाइम की होती थी, लोगों के बारे में पता चले कि लोग उस टाइम के क्या सोचते, क्या मुद्दे थे उनके बात करने के लिए। एज प्रिंटिंग स्प्रेड, न्यूज़पेपर वॉज पब्लिश्ड एंड इशू वर डिबेटेड इन पब्लिक। जैसे ही प्रिंटिंग स्प्रेड हुई, न्यूज़पेपर पब्लिश होना स्टार्ट हुए, तो एज प्रिंटिंग, हाँ जैसी प्रिंटिंग वहाँ पर इजाद हुई, जैसी प्रिंटिंग स्प्रेड होने लगी लोगों के बीच 80s में ही, 19th सेंचुरी में, हाँ 80s उसमें आए 19th सेंचुरी में, तो उन्हीं के सन मैं करेक्ट बता नहीं सकता क्योंकि सन का यहाँ पे लिखा भी नहीं है। तो जब प्रिंटिंग जब लोगों के बीच फैलने लगी तो लोगों ने जो अपने विचार हैं वो उन्होंने लिखने स्टार्ट करे, न्यूज़पेपर पब्लिश होने लगे, लोगों के बीच जो डिबेट होती थी वो लोग क्या करने लगे, लिखने लगे, जो बुक्स हैं वो लिखने लगे, ये सब चीज़ें। लीडर्स आर रिफॉर्म्स रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज़, पोइट्री नोवेलिस्ट रोड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग। तो वहाँ पर जो लोग थे अपने आइडियाज़ लिखने लगे बुक्स में, पोएट्स पोएम लिखने लगे, नोवेलिस्ट नोवेल लिखने लगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे ऐसे। ऑल दीज सोर्सेज however were produced by those who were literate। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि ये जितने भी सोर्सेज हैं वो सब पढ़े लिखे लोगों के हैं। मेरे समाज के जो पढ़े लिखे लोग थे उस टाइम के, उन्होंने ये सब चीज़ लिखे हैं। पोएम जो लिखा है वो पढ़ा लिखा ही तो होगा, तभी तो लिखना जानेगा, है ना। नोवेलिस्ट नोवेल लिखेगा तो नोवेल लिखना तो जाना चाहिए, पढ़ा लिखा तो होगा वो। तो उस टाइम के जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने लिखे हैं, तो उनके बारे में हमें पता चला इससे। लेकिन अगर हमें जानना है कि वहाँ के जो अनपढ़ लोग थे, जो जूते बनाने का काम कर रहे हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, जो वहाँ पर माइंस में वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो स्ट्रीट पे लोग सो रहे हैं, उनके बारे में अगर हमें जानना है तो हम कैसे जानेंगे। तो ऑल दीज सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट। लिटरेट मीन्स पढ़े लिखे लोगों के जो ये सोर्सेज हैं वो हमें पता चलते हैं। From these we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribal and peasants। अब हिस्ट्री पर पीजेंट और ट्राइबल्स पे क्या असर पड़ा, वर्कर्स जो माइंस में काम करते थे या फिर जो गरीब लोग थे जो स्ट्रीट पे सोते थे, उन पे कैसा असर पड़ा हिस्ट्री का, वो कैसे रहते थे, वो क्या करते थे। गेटिंग टू नो देयर लाइफ्स इज़ मोर डिफ़िकल्ट टास्क। उनकी लाइफ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा और डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन इसको भी हम कर सकते हैं अगर हम और थोड़े से एफर्ट्स लगाएं, अगर हम लिटिल बिट ऑफ एफर्ट लगाएं, जो कि आप इस बुक में आगे पढ़ोगे वो कैसे क्या काम करते थे।
अब हमारे सोर्स 2 बचा है, नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ये सोर्स 2 है, जो रिपोर्ट हमने पढ़ी थी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की, तो वो चीज़ कैसी एक रिकॉर्ड आई थी। न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स अकाउंट्स ऑफ मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। हियर इज़ द रिपोर्ट ऑफ द पुलिस स्ट्राइक इन 1960 की ये रिपोर्ट है, जो कि न्यूज़पेपर अकाउंट ऑफ द मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट, हाँ, जो न्यूज़पेपर में आई थी, जो कि डिफरेंट जो जगह हैं, जो स्टेट्स हैं, वो वहाँ पर लोगों ने क्या करती थी, बगावत कर दी थी, पुलिस स्ट्राइक कर दी थी, एक तरीके से मान दो पुलिस स्ट्राइक की रिपोर्ट है। मतलब क्या है, 200 से ज़्यादा लोग जो कि पुलिसमैन हैं, मोर देन 2000 से ज़्यादा पुलिसमैन न्यू दिल्ली के, उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया थर्सडे मॉर्निंग के दिन, और उन्होंने प्रोटेस्ट चालू कर दिया उनकी लो सैलरी के लिए और बैड क्वालिटी ऑफ फूड जो कि सप्लाई करा जा रहा है पुलिस लाइन में। मीन्स 2000 से ज़्यादा लोगों ने, पुलिस वालों ने, दिल्ली के जो पुलिस वाले थे, उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया कि हम नहीं खाएंगे भाई खाना, क्योंकि ये तुम बैड क्वालिटी का खाना दे रहे हो और हमारी सैलरी और कम है, तो ये हम नहीं खाएंगे। जैसे ही न्यूज़पेपर में छपी, पेपर तो आ चुके थे, न्यूज़ भी आ चुकी थी, जैसे ही पेपर में छपी तो अलग अलग जगहों पे भी लोगों ने ये चीज़ों को करना स्टार्ट कर दिया। एज द न्यूज़ स्प्रेड और टू द अदर पुलिस स्टेशन, द मैन वर देयर ऑल्सो रिफ्यूज टू टेक फूड। तो और फैली जगह पे इंफॉर्मेशन के इन्होंने, अब होता है ना कि लोग सोच रहे हो करने की, लेकिन कोई कर ना पा रहा हो, लेकिन देखा होगे दूसरी जगह हो गई तो दूसरी जगह भी लोगों ने स्टार्ट करने लग गए दंगे, फिर तो लोगों ने वहाँ पर भी रिफ्यूज़ कर दिया, स्ट्राइक पे लग गए कि नहीं भैया हम नहीं खाएंगे ये वाला खाना। उनका मानना था कि ये जो सप्लाई जो फूड करा जा रहा है हमें पुलिस लाइन की किचन में, तो ये ह्यूमन कंजप्शन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इवन दी कैटल, ये जो कैटल हैं, जो गाय भैंस कुत्ते बिल्ली, ये सब ये चपाती और दाल नहीं खा सकते जो हमें खानी पड़ रही हैं, तो ये उनका मानना था। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था 22 मार्च 1946 में। तो इसी के साथ हमारा ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर ट्राई कर सकते हो। अब आप देख सकते हो, आपको समझने के बाद, पूरा एनालाइज करने के बाद एक बार रीडिंग और कर लेना, आप इसके क्वेश्चन आंसर बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।